हेलो 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 जी, नमस्कार। की हाल चाल मेरे शेरों और शेरनियों। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है वेदांत महाराष्ट्र 11th और 12th में। और मैं हूं आपकी अपनी केमिस्ट्री एजुकेटर वंशिका श्रीवास्तव। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमारा फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, सेकेंड चैप्टर इंट्रोडक्शन टू एनालिटिकल केमिस्ट्री एंड थर्ड वन दैट इज बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री, ये हमने तीनों बहुत अच्छे से वन शॉट मैंने आपको बहुत ही अच्छे से करवा दिया है। अब मैंने सोचा कि यार चैप्टर तो कंप्लीट कर लिया, कॉन्सेप्ट भी पढ़ लिए, लेकिन हम क्वेश्चंस तो प्रैक्टिस करना जरूरी है ना। हमने क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करी, और जब तक आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको पता नहीं चलेगा कि आपको सच में चैप्टर समझ में आया है कि नहीं। क्योंकि बेटा एग्जाम में कभी भी आपको बुक लिखने को नहीं आएगी, कभी भी आपको पैराग्राफ लिखने को नहीं आएगा, आपको हमेशा क्वेश्चंस आएंगे। इसीलिए चैप्टर पढ़ने के बाद जब आप उसके नोट्स बनाएंगे, उसको रिवाइज करेंगे, उसके बाद हमेशा याद रखो, चाहे वो कोई सा भी सब्जेक्ट हो, चाहे वो कोई सा भी चैप्टर आप पढ़ रहे हो, हमेशा पहले आप उसको अच्छे से पढ़ो, उसके नोट्स बनाओ, उसको रिवाइज करो, और आखिरी में अंत में उसके क्वेश्चंस जरूर प्रैक्टिस करो। तो यार आज की वीडियो उसी पे होने वाली है, बहुत सारे क्वेश्चंस हम करने वाले हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है डिफाइन लीस्ट काउंट। ठीक है, ये मैंने कुछ क्वेश्चंस आपके एनसीआर जो आपका टेक्स्ट बुक है ना बेटा, उसमें से लिए हैं। कुछ क्वेश्चंस उधर से कहीं से भी बुक्स, दूसरी बुक से लिए हैं। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, कुछ पीवाईक्यूज है, ऐसे करके लिए हैं। ठीक है, जो सैम्पल पेपर्स होते हैं उसमें से लिए हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस आपको टेक्स्ट बुक में भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो वहां पे आप देख सकते हो। सबसे पहला क्वेश्चन है कि लीस्ट काउंट क्या होता है। देखो, लीस्ट लीस्ट का मतलब क्या होता है? मिनिमम। लीस्ट का मतलब पता है क्या होता है? मिनिमम। हम बोल रहे हैं लीस्ट। लीस्ट लीस्ट का मतलब होता है बेटा मिनिमम, है ना। बोलते हैं यार ये तो एटलीस्ट है यार, एकदम लीस्ट मतलब एकदम मिनिमम वाली चीज। ठीक है, तो लीस्ट काउंट का मतलब क्या होता है? द स्मॉलेस्ट वैल्यू। क्या है ये? स्मॉलेस्ट वैल्यू है दैट कैन बी मेजर्ड एक्यूरेटली। एक स्मॉलेस्ट वैल्यू, बहुत छोटी वैल्यू जिसको हम एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं। छोटी वैल्यू जिसको हम एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं बाय एन इंस्ट्रूमेंट। कोई भी इंस्ट्रूमेंट लेके, जब आप लैब्स में जाओगे ना सॉरी, जब आप लैब्स में जाओगे बेटा, तो वहां पे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। मैंने आपको बताया ना, एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, एनालिटिकल अपैरेटस होते हैं, जिससे आप मेजरमेंट कर सकते हो, जिससे आप एरर देख सकते हो कि यार आपका कितना एरर आया है। या फिर आप जैसे सिलेंडर हो गया, अपना जो मेजरिंग सिलेंडर है, उससे आप नाप सकते हो कितना आपने सॉल्वेंट लिया है। तो ये इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। तो कोई भी छोटी सी वैल्यू, छोटी वैल्यू, ठीक है, क्या है ये बेटा? स्मॉलेस्ट वैल्यू। स्मॉलेस्ट वैल्यू की बात करें, ठीक है। लीस्ट का मतलब क्या होता है? मिनिमम, मतलब स्मॉलेस्ट वैल्यू जिसको हम मेजर कर सकते हैं किसके थ्रू? बाय एनी इंस्ट्रूमेंट। बाय किसी भी इंस्ट्रूमेंट से हम मेजर कर सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं बेटा? लीस्ट काउंट बोलते हैं। ठीक है, लीस्ट काउंट बोलते हैं। देखो, जैसे कि लीस्ट काउंट ऑफ अ मीटर स्केल। एक मीटर स्केल में सबसे छोटी यूनिट क्या होती है? मिलीमीटर, फिर सेंटीमीटर, फिर मीटर, फिर ऐसे किलोमीटर, ऐसे करके होता है ना। तो बड़ी यूनिट्स तो किलोमीटर और हेक्टोमीटर, डेकामीटर, डेसीमीटर, ये हो गई। सबसे छोटी यूनिट क्या है? सबसे छोटी यूनिट की बात करूं अगर मैं, तो देखो बेटा, सबसे पहले क्या आता है आपका? मिलीमीटर। ठीक है ना, सबसे पहले क्या आता है आपका? मिलीमीटर। फिर मीटर यूनिट की बात कर रहे हैं, ठीक है। किसकी किसकी बात कर रहे हैं? अगर हम मीटर स्केल की बात कर रहे हैं, अगर बेटा हम मीटर स्केल की बात कर रहे हैं, तो सबसे छोटी यूनिट मिलीमीटर है, फिर सेंटीमीटर, फिर उसके बाद मीटर, फिर ऐसे सो ऑन करके किलोमीटर। ठीक है, ऐसा करके आता है। तो सबसे छोटा कौन सा हो गया? देखो, मिलीमीटर। और अगर मैंने बोला लीस्ट काउंट बताना है, तो मीटर स्केल पे लीस्ट काउंट क्या हो जाएगा? 1 मिलीमीटर। मीटर स्केल पे, मीटर का जो स्केल होता है बेटा, उस पे सबसे लीस्ट काउंट क्या हो जाएगा? 1 मिलीमीटर हो जाएगा। तो मतलब स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट वैल्यू, स्मॉलेस्ट वैल्यू है ना, स्मॉलेस्ट वैल्यू है ना, जिसको हम मेजर कर सकते हैं किसी भी इंस्ट्रूमेंट पे, एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं क्या? लीस्ट काउंट। उसको क्या बोलते हैं बेटा? लीस्ट काउंट बोलते हैं। समझ गए? लीस्ट काउंट बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय सिग्निफिकेंट फिगर्स? सिग्निफिकेंट फिगर्स का मतलब क्या होता है? सर्टेन डिजिट्स होते हैं बेटा। ये क्या होते हैं? मीनिंगफुल या सर्टेन डिजिट्स होते हैं, मतलब कि जो फिक्स है बेटा, जो फिक्स है। ठीक है, मीनिंगफुल डिजिट्स बोल सकते हो या फिर सर्टेन डिजिट्स बोल सकते हो। क्या होते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स? दीज आर द मीनिंगफुल डिजिट्स। मीनिंगफुल डिजिट्स होते हैं
मीनिंगफुल डिजिट्स होते हैं इन अ मेजरमेंट, कोई भी मेजरमेंट में बेटा जो भी मीनिंगफुल डिजिट्स है, मीनिंगफुल का मतलब अभी अपन समझेंगे, इन सारे रूल्स से अपन समझेंगे, दैट इंडिकेट्स इट्स प्रिसीशन। ठीक है, प्रिसीशन और एक्यूरेसी में भी एक क्वेश्चन है, वो भी अपन देख लेंगे क्या होता है। लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं? मीनिंगफुल डिजिट्स होते हैं, मतलब सर्टेन डिजिट्स होते हैं, मीनिंगफुल डिजिट्स, सर्टेन डिजिट्स। अब एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सबसे पहला रूल क्या बोलता है बेटा? ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं, एग्जांपल लेते हैं, इसका मैंने बोला बेटा 0.003, इसमें मुझे बता दो कि नॉन जीरो का मतलब जो जीरो नहीं है, नॉन जीरो लिखा है ना यहाँ पे, नॉन जीरो का मतलब क्या हुआ? जो जीरो नहीं है। तो जीरो नहीं कौन है? देखो 3, सही है। तो यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हो गए मैम? 1। कितने हो गए बेटा? 1 सिग्निफिकेंट डिजिट हो गया, 1 सिग्निफिकेंट डिजिट हो गया। उसके बाद सेकेंड वाला, और एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे 0.24, बताओ कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स है मैम? 2। कैसे? क्योंकि बेटा जीरो को काउंट नहीं करना है, क्योंकि वो तो जीरो आ गया ना, हमें क्या काउंट करना है? नॉन जीरो काउंट करना है, नॉन जीरो। तो ये हो गया बेटा 2 और 4, मतलब 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स है। समझ गए? सेकेंड रूल क्या बोल रहा है? जीरोस बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। मतलब अगर आपका जीरो, देखो ये फर्स्ट रूल हो गया, ठीक है, ये वाला जो है, ये वाला जो है, ये फर्स्ट रूल का एग्जांपल हो गया, ठीक है। सेकंड रूल का एग्जांपल देखते हैं। सेकंड वाले रूल का एग्जांपल देखो जरा, सेकंड वाले रूल का एग्जांपल देखते हैं, चलो ठीक है। क्या बोल रहा है? जीरोस बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। मैंने लिखा बेटा 7.002। ओके, तो बेटा ये क्या है? एक नॉन जीरो डिजिट है। ये क्या है मैम? ये भी एक नॉन जीरो डिजिट है। इसके बीच में क्या आ रहा है? जीरो है। क्या उसको काउंट करना है? हाँ, अगर आपके जो ये वाले डिजिट्स हैं, इनके बीच में जीरो आएगा तो आपको काउंट करना पड़ेगा। यहाँ पे बीच में नहीं आ रहा था, यहाँ पे बीच में नहीं आ रहा था, ठीक है। तो यहाँ देखो कैसे हो जाएगा, ये 1 2 3 4, तो ये हो गया 4। तो मतलब 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स है यहाँ पे। क्या है बेटा? 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। नेक्स्ट देखो, लीडिंग जीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट। जो भी लीडिंग जीरोस होते हैं, जो भी लीडिंग जीरोस होते हैं वो सिग्निफिकेंट में नहीं आते। जैसे कि कैसा? ये देखो मैंने बोला 6.02000, ठीक है, ऐसे लिख दिया। इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पे देखो हमको क्या काउंट करना है, एक सेकेंड, यहाँ पे मैंने जीरो लिखा, ये वाला, ठीक है। तो देखो बेटा ये वाला जीरो काउंट नहीं होगा, ये वाला जीरो काउंट नहीं होने वाला है, ठीक है। हम कैसे काउंट करेंगे? 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे क्या हो गए? 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए, ठीक है, 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। उसके बाद क्या लिखा है? ट्रेलिंग जीरोस आफ्टर डेसिमल्स आर सिग्निफिकेंट। जैसे कि मैंने यहाँ पे काउंट किया कि डेसिमल के बाद ये जो जीरोस है ना, इनको भी आपको काउंट करना है। डेसिमल के इधर वाले जो जीरोस है, देखो ये वाले, ये आप काउंट नहीं करोगे, दे आर नॉट सिग्निफिकेंट, दे आर नॉट सिग्निफिकेंट। लीडिंग जीरोस ना, लीडिंग जीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट, लेकिन ट्रेलिंग जीरोस मतलब कि जो पीछे यहाँ पे हमको दिख रहे हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं, ठीक है, वो सिग्निफिकेंट होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट बोला है, लास्ट वाला देख लो, ओनली डिजिट्स इन कोफिशिएंट काउंट। देखो साइंटिफिक नोटेशन में जब आप लिखोगे, मैंने लिखा बेटा 5.02 इंटू 10 की पावर 6, ठीक है। तो वो क्या बोल रहा है? ओनली डिजिट्स इन द कोफिशिएंट, मतलब कि ये वाला, हमको ये नहीं लेना है, हमको ये वाला नहीं लेना है, समझ गए? हमें ये वाला नहीं लेना है बेटा। तो हम क्या करेंगे? 1 2 3, तो इसमें 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, समझ गए? एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। देखो मैंने लिखा बेटा यहाँ पे 7.210 इंटू 10 की पावर -3, सही है। अब यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं? तो 1 2 3 4, कितने हो गए बेटा? 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। कितने हैं बेटा? 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। अगर मैं बात करूं एक एग्जैक्ट नंबर की, मैंने लिखा 26। अब आपसे पूछूंगी मैं कि बेटा इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स है, क्या बोलोगे? आप बोलोगे मैम 2 हैं, मैं बोलूंगी गलत,
बेटा अगर कोई भी एग्जैक्ट नंबर है, ध्यान से सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर कोई भी एग्जैक्ट नंबर है उसका यहाँ पे डेसिमल होता, यहाँ पे डेसिमल ही होगा ना, इधर आखिरी में डेसिमल होता है, कितने भी जीरोस लगा सकते हैं। और इसने क्या बोला कि ट्रेलिंग जीरोस को काउंट करना है, मतलब जो पीछे लगे हुए हैं डेसिमल के इधर जीरोस आएंगे उनको काउंट करना है, डेसिमल के इधर जीरोस आएंगे उनको काउंट करना है, बिल्कुल करना है। तो बेटा ये कितने सारे लगा सकती हूँ मैं, मैम ये तो मैं इनफाइनाइट लगा सकती हूँ, कितने भी जीरोस लगा सकती हूँ। इसलिए जो भी एग्जैक्ट नंबर होते हैं उनमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं, समझ गए, उनमें क्या होता है बेटा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। तो यहाँ पे देखो एक बार फिर से अपन देखते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स में सबसे पहला है कि नॉन जीरो डिजिट्स, जो भी नॉन जीरो डिजिट्स होंगे ना वो सिग्निफिकेंट होते हैं। तो ये एक हमको नॉन जीरो डिजिट दिख गया, इसलिए एक सिग्निफिकेंट फिगर है। यहाँ पे दो नॉन जीरो डिजिट्स हैं 2 और 4, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो गया, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। जीरो अगर इन दोनों के बीच में आएगा, जीरो अगर डिजिट्स के बीच में आ रहा है तो क्या हो जाएगा, वो उसको काउंट करना है, ठीक है, सिग्निफिकेंट है वो। तो 1 2 3 4, 4 हो गए। अब अगर आपका जीरो पहले आ रहा है तो उसको काउंट नहीं करेंगे, देखो ये पहले वाले जीरो को काउंट किया क्या हमने, नहीं किया। लेकिन अगर जीरो डेसिमल के, ये डेसिमल है ना, इसके बाद आ रहा है तो आप उसको काउंट करेंगे, जैसे कि 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे 6 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हो गए। साइंटिफिक नोटेशन की अगर बात करेंगे तो साइंटिफिक नोटेशन में सिर्फ इसको ही आपको गिनना है, ये वाले जीरोस को आप नहीं गिनोगे। तो यहाँ पे कितने हो गए, 1 2 3, 3 डिजिट्स हो गए। अगर मैं यहाँ की बात करूं 7210, यहाँ पे कितने डिजिट्स है, इंटू 10 की पावर -3 भी लिखा है, लेकिन इसको नहीं देखना है। क्या देखोगे आप, 1 2 3 4, तो 4 क्या हो गया बेटा आपका, सिग्निफिकेंट डिजिट्स हो गए, सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। अगर मैं बात करूं एग्जैक्ट नंबर की, एक और एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे एग्जैक्ट नंबर 14, कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो बेटा जीरो लगा दूंगी मैं, अगर इतने सारे कितने भी जीरो लगा सकती हूँ, तो इसमें हो गए इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। कितने हो गए बेटा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। आपको ना ऐसे एग्जाम में ऐसे लिखने को नहीं आएगा कि 11th में हो सकता है आपके क्लास टेस्ट में आ भी जाए कि क्या होते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स और उसके रूल लिख दो, लेकिन जनरली एग्जाम में आपको क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, जनरली क्वेश्चंस पूछते हैं बेटा कि इसमें बता दो कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, तो आप इजीली बता पाएंगे अब, राइट। चलिए अब बात करते हैं डिस्टिंग्विश बिटवीन एक्यूरेसी एंड प्रिसीशन। एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है, एकदम क्लोजनेस टू द ट्रू वैल्यू। मतलब क्या हुआ, मैंने बोला बेटा कि यार एक एक्सपेरिमेंट है और उसकी जो वैल्यू आनी चाहिए, ट्रू वैल्यू, उसकी जो वैल्यू आनी चाहिए बेटा वो 3 के बराबर आनी चाहिए, वो 3 आनी चाहिए, ठीक है, 3। अगर 3 बच्चों ने, मान लेते हैं कौन कौन वो 3 बच्चे थे, एक था चिंटू, मुन्नी और बंटी, ठीक है। इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया बेटा, चिंटू की वैल्यू कितनी आई, 2.96 मान लेते हैं, 2.96 आई। मुन्नी की वैल्यू कितनी आई, 2.98 आई, और बंटी की वैल्यू कितनी आई, 3। तो बेटा एक्यूरेट वैल्यू किसकी आई है, बंटी की एक्यूरेट वैल्यू आई है, ठीक है। देखो मुन्नी की भी क्लोज थी, बहुत क्लोज थी, लेकिन एक्यूरेट किसकी आई है, बंटी की वैल्यू, और चिंटू तो उसके पास भी नहीं पहुंचा, समझ गए। तो एक्यूरेसी का मतलब क्या हुआ, क्लोजनेस टू द ट्रू वैल्यू, ठीक है। इट इंडिकेट्स करेक्टनेस, एकदम करेक्ट, प्रिसाइज नहीं होना चाहिए वो। प्रिसाइज का मतलब क्या हुआ मैम, यहाँ देखो, हमने चिंटू को और मुन्नी और बंटी को बोला कि आप प्रैक्टिकल करके आओ, जाओ। इन्होंने प्रैक्टिकल किया, अब मैंने बोला कि चलो तुम्हारी वैल्यूज अच्छे से नहीं आई है, एक बार फिर से प्रैक्टिकल करो। ये जो चिंटू की वैल्यू आई है वो आई है 2.98, मुन्नी की वैल्यू आई है बेटा 2.92, और बंटी की वैल्यू कितनी आई, ये आ गई 3.01, समझ गए। अब देखो चिंटू की वैल्यू जो थी 2.96 और 2.98, कितने का डिफरेंस है मैम, 0.02 का डिफरेंस है, सही है। मुन्नी की वैल्यू का कितना डिफरेंस है मैम, 0.06 का डिफरेंस है, और इसमें तो बहुत कम का डिफरेंस है, बहुत कम का, करेक्ट। तो यार प्रिसाइज किसकी वैल्यू आ गई, बंटी की भी प्रिसाइज वैल्यू है और चिंटू की भी प्रिसाइज वैल्यू है, बहुत नियरेस्ट। क्लोजनेस देखेंगे अपन, मतलब कि देखो रिपीटेड वैल्यूज में क्लोजनेस देखनी है,
रिपीटेड वैल्यूज में हमको क्लोजनेस देखनी है, ठीक है। फिर इसका एवरेज निकाल के, मीन निकाल के अपन उसकी वैल्यूज का भी तो ट्रू वैल्यू से कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन जब प्रिसीशन की बात करेंगे तो हमें क्या देखना है कि भाई ये दोनों जो वैल्यूज है क्या ये क्लोज हैं, ये दोनों जो वैल्यूज हैं जो इन्होंने रिपीटेड मेजरमेंट किए क्या वो क्लोज वैल्यूज आई हैं, ये दोनों क्या क्लोज हैं, ये दोनों क्या क्लोज हैं। अगर वो क्लोज नहीं हुई इसका मतलब वो प्रिसाइज नहीं है। समझ में आ गया? ये देखो मुन्नी की वैल्यू प्रिसाइज नहीं थी, ठीक है, मुन्नी की वैल्यू प्रिसाइज नहीं थी क्योंकि वो क्लोज नहीं है बेटा। 2.98 और 2.92 बहुत फर्क है, बहुत फर्क है, समझ में आ गया, इसीलिए इनकी वैल्यू प्रिसाइज नहीं थी। बंटी ने एकदम सही निकाला, 3 है उसकी वैल्यू, एक्यूरेट भी थी। और देखो 3.01 जब उसके रिपीटिंग पैटर्न्स आए तो हमने देखा कि यार हाँ बंटी सही एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा है, बंटी के एकदम सही वैल्यू है, सही है। नेक्स्ट बात करते हैं एक्सप्लेन परसेंटेज कॉम्पोजिशन, एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। देखो परसेंटेज कॉम्पोजिशन कैसे निकालते हैं, परसेंटेज कॉम्पोजिशन कैसे निकालोगे बेटा, कोई भी आपका अगर परसेंटेज है, ठीक है, परसेंटेज बाय मास की बात करते हैं, परसेंटेज बाय मास ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन अ कंपाउंड, परसेंटेज ऑफ मास ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन अ कंपाउंड, परसेंटेज बाय मास, ठीक है, परसेंटेज बाय मास की बात कर रहे हैं, किसका, कोई सा भी एलिमेंट की बात करें, कोई सा भी एलिमेंट, ठीक है, प्रेजेंट इन अ कंपाउंड, जैसे कोई भी, जैसे मान लेते हैं बेटा NaOH है, NaOH है, इसमें सोडियम जो है इसका परसेंटेज निकालना है, इसका क्या निकालना है, परसेंटेज निकालना है। तो यार इसका कितना मास प्रेजेंट है, इसका कितना मास प्रेजेंट है अपॉन इसका कितना मास होगा, इनटू 100 कर देंगे, इनटू क्या करेंगे 100 कर देंगे। तो मास ऑफ एलिमेंट सही है, अपॉन जो भी टोटल मास होगा, जो भी टोटल मास होगा कंपाउंड का, जो भी टोटल मास होगा इनटू क्या कर देंगे 100 कर देंगे। तो आपका परसेंटेज कॉम्पोजिशन आ जाएगा। हम किसी भी एलिमेंट का निकाल सकते हैं, यहाँ पे हमने सोडियम का निकाला, हम ऑक्सीजन का भी ऐसे निकालेंगे, हाइड्रोजन का भी ऐसे निकालेंगे कि यार NaOH में कितना परसेंट, NaOH में अगर आपको दिया हुआ है तो कितना परसेंट सोडियम है, कितना परसेंट ऑक्सीजन है और कितना परसेंटेज हाइड्रोजन है उसमें। क्लियर है? एम्पेरिकल फॉर्मूला, एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, सिंपलेस्ट होल नंबर मतलब जैसे कि यहां देखो मैंने लिखा C6H12O6। अब ये क्या है, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, ये क्या है बेटा, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। अगर मुझे एम्पेरिकल फॉर्मूला चाहिए, अगर मुझे एम्पेरिकल फॉर्मूला चाहिए तो मैं सिंपलेस्ट रेशियो करूंगी, कैसे, यहां से 6 1 6, ये 2 और 6, सिंपलेस्ट कर दिया, सिंपलेस्ट रेशियो कर दिया ना, तो कितना आ गया ये CH2O। तो ये हो गया बेटा आपका एम्पेरिकल फॉर्मूला। देखो ये हो गया आपका एम्पेरिकल फॉर्मूला। और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल, कितने एक्चुअल एटम्स प्रेजेंट है आपके मॉलिक्यूल में, दैट इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। कि जो ग्लूकोज है, हम बोलेंगे ग्लूकोज क्या होता है बेटा, C6H12O6, C6H12O6, ये ग्लूकोज है, करेक्ट है, ये ग्लूकोज है। तो अगर मुझे उसको सिंपलेस्ट रेशियो में करना है, CH और O इनका सिंपलेस्ट रेशियो, तो क्या करेंगे, देखो अपन रेशियो कर देंगे 6 12 6 का सिंपल क्या आ जाएगा, ये 1 ये 1, हमको 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो क्या आ जाएगा CH2O। क्या आ गया, कार्बन हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन का 1। क्लियर है? बताओ जल्दी से, समझ में आ गया? तो परसेंटेज कॉम्पोजिशन, एम्पेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तीनों हमने अच्छे से कर लिया है। चलो लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, इसको ना बताने से पहले मैं आपको एक स्टोरी बताती हूँ। क्या हुआ, एक शादी में गए बेटा, वहां पे बहुत मस्त एकदम टेस्टी वाला शाही पनीर मिल रहा था। ठीक है, ध्यान से सुनो, स्टोरी है कि बेटा एक शादी में गए, वहां पे ना एक मस्त वाला शाही पनीर मिल रहा था और वहां पे करेला भी था, वहां पे ना करेले की सब्जी भी थी, क्योंकि यार भाई जो दूल्हा था उसको करेले की सब्जी बहुत पसंद थी, तो उन्होंने बोला था कि हमारी शादी में करेले की सब्जी भी रखना। ठीक है भाई, रख ली करेले की सब्जी। और एक तरफ था स्टॉल शाही पनीर का, ठीक है ना, एक स्टॉल था बेटा जहां पे शाही पनीर मिल रहा था। क्या मिल रहा था, शाही पनीर मिल रहा था। ठीक है, और एक स्टॉल ऐसा था जहां पे क्या मिल रहा था, करेला मिल रहा था, बिटरगढ़। ठीक है, क्या बोलते हैं, बिटरगढ़ बोलते हैं, करेला मिल रहा था। सही है, तो मुझे तुम ये बता दो कि कौन सी सब्जी पहले खत्म होगी,
बहुत सारे बाराती आए, बहुत सारे लोग आ गए भाई। अब उन्होंने जैसे ही वो खाने देखा कि यार ये 2 सब्जी मिल रही, और ये सिर्फ 2 ही सब्जी थी बेटा, इसके अलावा कोई सब्जी नहीं थी, ठीक है। तो कौन सी सब्जी पहले खत्म होगी, बताओ जल्दी से, कौन सी सब्जी पहले खत्म होगी? आप बोलोगे मैम शाही पनीर, जो इतना स्वादिष्ट, इतना टेस्टी कि आहा हा मुंह में पानी आ गया, वैसा वाला शाही पनीर था, तो वो सबसे पहले खत्म हो जाएगा। सही है, वो सबसे पहले खत्म हो जाएगा। तो रिएक्शन में भी जो भी रिएजेंट पहले खत्म हो रहा है उसको बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। हम बोलेंगे बेटा शाही पनीर लिमिटेड था ना, लिमिटेड था यार, शाही पनीर जो था वो लिमिटेड था, ठीक है, क्या था, लिमिटेड था, इसलिए वो जल्दी खत्म हो गया। लिमिटेड था इसलिए वो जल्दी खत्म हो गया, इसलिए इसको बोलेंगे लिमिटिंग रिएजेंट। क्या बोलेंगे? लिमिटिंग रिएजेंट। अब यहाँ पे आओ डेफिनेशन पे, ठीक है, अब यहाँ पे आओ डेफिनेशन पे। द रिएक्टेंट दैट गेट्स कंप्लीटली कंज्यूम्ड फर्स्ट। जो भी रिएक्टेंट है, जो भी रिएक्टेंट है जो जल्दी खत्म हो जाता है, जल्दी कंज्यूम हो रहा है रिएक्शन में, जल्दी खत्म हो रहा है, एंड लिमिट्स द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। अब भाई रिएक्टेंट ही कम, अगर रिएक्टेंट ही खत्म हो रहा है तो प्रोडक्ट तो बनेगा नहीं। रिएक्टेंट अगर खत्म हो रहा है, जल्दी जल्दी खत्म हो जाएगा, तो फिर एक टाइम के बाद रिएक्टेंट से तो प्रोडक्ट बनता है ना, रिएक्टेंट से ही क्या बनता है, प्रोडक्ट बनता है। तो अगर रिएक्टेंट ही खत्म हो गया तो प्रोडक्ट कैसे बनेगा? रिएक्टेंट ही खत्म हो गया तो फिर प्रोडक्ट तो बनेगा नहीं। सही है ना? तो इसीलिए जो कोई भी रिएक्शन है बेटा, अगर रिएक्टेंट पहले कंज्यूम हो जाता है, रिएक्टेंट पहले कंज्यूम हो जाता है, तो वो प्रोडक्ट को भी क्या कर देगा, लिमिट कर देगा। उसी को बोलते हैं लिमिटिंग रीएजेंट। क्या बोलते हैं? लिमिटिंग रीएजेंट बोलते हैं। समझ गए आप? समझ गए क्या बोल रहे हैं? देखो फिर से बोलो, फिर से पढ़ो। द रिएक्टेंट दैट गेट्स कंप्लीटली, द रीएजेंट दैट गेट्स कंप्लीटली कंज्यूम्ड फर्स्ट, ठीक है, वो जल्दी से खत्म हो जाता है, जल्दी से खत्म हो जाता है, एंड लिमिट्स द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। जो भी प्रोडक्ट बन रहा है उसको लिमिट कर देता है, उसी को बोलते हैं लिमिटिंग रीएजेंट। समझ गए? चलिए, व्हाट डू यू मीन बाय एसआई यूनिट्स? एसआई मतलब क्या होता है? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। क्या है बेटा ये? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स है। क्या जरूरत पड़ी ये एसआई यूनिट की? सब कुछ बढ़िया तो चल रहा था, लेकिन क्या जरूरत पड़ी कि ऐसा यूनिट को हमें जनरेट करना पड़ा, इन्वेंट करना पड़ा? इंटरनेशनल यूनिट सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो बेटा देखो, एक स्टोरी है कि पूरी दुनिया में एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं। पूरी दुनिया में क्या चल रहे हैं? एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं। कोई जर्मनी में एक्सपेरिमेंट कर रहा है, कोई अमेरिका में कर रहा है, कोई इंडिया में कर रहा है, कोई इटली में कर रहा है। अलग अलग जगह पे एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं। अब अलग अलग जगह पे मेजरमेंट्स भी अलग अलग होंगे, क्योंकि सबकी लैंग्वेजेस अलग है, सबकी कम्युनिकेशन अलग है। तो हर जगह पे तो क्या अलग 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 क्या है, उनकी लैंग्वेजेस है, अलग अलग कम्युनिकेशन है, तो अलग अलग मेजरमेंट्स होने वाले हैं। अब क्या हुआ कि यार जब सब लोग इकट्ठे हुए, किसी ने कोई रिसर्च करी, वो बताएगा कैसे कि यार देखो मैंने ये रिसर्च करी है, क्योंकि उसकी लैंग्वेज में कुछ और होगा, हम कुछ और समझेंगे। तो उसके उस कंफ्यूजन को हटाने के लिए सभी लोगों ने एक सभा बिठाई। उन्होंने बोला कि यार एक ऐसा यूनिट रखेंगे, एक ऐसा यूनिट रखेंगे जो सबको ऑल ओवर इंटरनेशनली वही यूनिट चलेगा। तो भले ही तुम इंडिया में कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, भले ही तुम अमेरिका में कर रहे हो, भले ही तुम कहीं कोई दूसरी कंट्री में कर रहे हो, कोई सी भी एनी अदर कंट्री में कर रहे हो, यूनिट्स हमेशा यही वाली ली जाएंगी। लेंथ, मास, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये सारी यूनिट्स। समझ गए? ये सारी यूनिट्स ही ली जाएंगी हमेशा हमेशा। ठीक है। अब मैंने अगर तुमको एक वो बताई थी चीज कि यार कौन सी कितनी एसआई यूनिट्स होती है बेटा, कितनी एसआई यूनिट्स होती हैं? तो 7 बेस्ड एसआई यूनिट्स होती हैं। क्या होती हैं? 7 बेस्ड एसआई यूनिट्स होती हैं। कैसा? मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि लेकर, कैसे याद रखोगे? लेकर मेरा टेम्परेचर और करंट, नहीं लेकर मेरा, यार मैं तो खुद भूल गई हूं, तुम लोग को याद है क्या वाली यूनिट? लेकर मेरा टाइम, हाँ आ गया, याद आ गया। लेकर मेरा, सही है, लेकर मेरा टाइम और करंट, लेकर मेरा टाइम और करंट, टेम्परेचर, लेकर मेरा टाइम और करंट, टेम्परेचर आसमान में चमक रहा है। ठीक है, लेकर मेरा टाइम और करंट, टेम्परेचर
आसमान में चमक रहा है। अब ये क्या सीन है, ये क्या सीन है, लेकर, एल से क्या है बेटा, लेंथ, एल से क्या है, लेंथ, लेकर मेरा, एम से क्या है बेटा, मास, एम से क्या है, मास, ठीक है, लेकर मेरा टाइम, टाइम मतलब टाइम, सिंपल है टाइम, करंट, लेकर मेरा टाइम और करंट, लेकर मेरा टाइम और करंट, टेम्परेचर, टेम्परेचर सिंपल है, टेम्परेचर, आसमान मतलब आसमान, ए एस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, आसमान में क्या कर रहा है, चमक, चमक का मतलब होता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, क्या हो जाएगा, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, समझ गए क्या, समझ गए क्या, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो लेकर मेरा टाइम और करंट, टेम्परेचर आसमान में चमक रहा है। क्या आपको ये पसंद आया, क्या आपको ये समझ में आ गया, बताओ जल्दी से। लेंथ की यूनिट क्या होती है बेटा, मीटर, लेंथ की ऐसा यूनिट क्या होती है, मीटर, मास की होती है केजी, टाइम की होती है सेकेंड्स, करंट की एम्पेयर, टेम्परेचर की केल्विन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को कैसे मेजर करते हैं, मोल से मेजर करते हैं, मोल से मेजर करते हैं, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी की यूनिट क्या होती है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी की यूनिट क्या होती है मैम, कैंडला, क्या होती है बेटा, कैंडला, कैंडला, ठीक है। देखो सारी यूनिट्स मैंने आपके सामने अभी तुरंत लिख दी, सिर्फ इसको याद करके, लेकर मेरा टाइम और करंट, टेम्परेचर आसमान में चमक रहा है, लेकर मेरा टाइम और करंट, टेम्परेचर आसमान में चमक रहा है। समझ में आ गया, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, आप इसको याद भी कर सकते हो अच्छे से कि यार SI यूनिट्स, 7 बेस SI यूनिट्स आपको याद भी होनी चाहिए अच्छे से, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में आपको डायरेक्टली भी पूछ ली जा सकती है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, डन, ले लिया। आपको क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ मास, मास की SI यूनिट क्या है बेटा, केजी, क्या है, केजी, ठीक है। मैंने आपको सारी 7 बेस SI यूनिट्स यहाँ पे बता दी हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, मैंने आपको सारी 7 बेस SI यूनिट्स बता दी ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो, सही है। चलिए ओके, हमको एक्सप्लेन करना है ये सारे टर्म्स। सबसे पहले क्या है आपका मोल फ्रैक्शन, ठीक है, ये तो मैंने आपको यहाँ पे लिख दिया है टाइप करके, लेकिन मैं आपको अलग से बताती हूँ, ठीक है। मोल फ्रैक्शन बेटा, सबसे पहले बात करते हैं किसकी, मोल फ्रैक्शन की। मोल फ्रैक्शन को कैसे मेजर करते हैं, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको समझा रही हूँ अच्छे से, ठीक है। चलो, मोल फ्रैक्शन को हम काय से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कॉम्पोनेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कॉम्पोनेंट, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कॉम्पोनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कॉम्पोनेंट, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कॉम्पोनेंट, ऑफ द कॉम्पोनेंट। अब ये कॉम्पोनेंट क्या है बेटा, किसकी बात चल रही है यहाँ पे, तो कॉम्पोनेंट जो है बेटा, कॉम्पोनेंट जो है दैट इज योर सॉल्यूट, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, सही है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। आपसे क्वेश्चन में जिसका भी मोल फ्रैक्शन पूछा जाए आप उसका निकाल देंगे। अभी निकालेंगे कैसे, हम यहाँ देखो, अगर मैंने बोला बेटा सॉल्यूट जो है उसको मैंने A से डिनोट किया और सॉल्वेंट को मैंने B से डिनोट किया, ठीक है, सॉल्यूट को मैंने A से डिनोट किया और सॉल्वेंट को मैंने B से डिनोट किया, तो यहां देखो मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन किसका, अगर मुझे सॉल्यूट का निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। समझ गए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो ये N है वो नंबर ऑफ मोल्स डिनोट कर रहा है, A क्या डिनोट कर रहा है, सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A प्लस B, टोटल नंबर ऑफ मोल्स हो गए ना, ठीक है। उसके बाद अगर मुझे मोल फ्रैक्शन B का निकालना हो तो मैं क्या करूंगी, अगर मुझे सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन पूछा है तो मैं क्या करूंगी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B बेटा अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B। तो क्या करेंगे, जो नंबर ऑफ मोल्स है B के वो ऊपर लिखेंगे और नीचे क्या लिखेंगे बेटा,
टोटल मोल्स ऑफ द कंपोनेंट लिखने वाले हैं। समझ गए। एक और चीज याद रखो कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी क्या हो जाएगा, ये 1 के बराबर होता है, हमेशा ये 1 के बराबर होता है। समझ गए, 1 के बराबर होता है। अब एक और चीज मैं आपको बताती हूँ कि मैम नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। यहाँ देखो, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, क्योंकि उसी पे सब कुछ बेस्ड है। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा बेटा, गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा, गिवन मास जो भी है अपॉन मोलर मास। तो यहां से आप पूरा मोल फ्रैक्शन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। देखो फिर से बता रही हूं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट अपॉन टोटल मोल्स ऑफ द कंपोनेंट। ठीक है, इसको हम काय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, काय। अगर सॉल्यूट को मैंने ए से रिप्रेजेंट किया और सॉल्वेंट को बी से, आप कुछ भी कर सकते हो, ए बी अपने मन से ले भी सकते हो। ठीक है, तो देखो सॉल्यूट का अगर मुझे मोल फ्रैक्शन पूछा है तो मैं सॉल्यूट के मोल्स ऊपर लिखूंगी, टोटल मोल्स नीचे लिखूंगी। अगर मुझे सॉल्वेंट का पूछा है तो मैं क्या करूंगी, सॉल्वेंट के मोल्स मैंने ऊपर लिख दिया और टोटल मोल्स मैंने नीचे लिख दिया। एक और चीज इंपॉर्टेंट है कि यार नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट जो है बेटा वो 1 के बराबर होते हैं। किसके बराबर होते हैं, 1 के बराबर होते हैं। अब यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स की भी डेफिनेशन लिखी हुई है, क्या है वो, गिवन मास अपॉन मोलर मास। जो भी आपका गिवन मास है और जो भी मोलर मास है कंपोनेंट का, उसको लिख दो, आपके नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। समझ गए, बताओ क्लियर है आपको ये चीज। नेक्स्ट क्या पूछा था आपसे, मोलैरिटी कैसे निकालते हैं। तो चलो मोलैरिटी को यहीं पे करते हैं। मोलैरिटी कैसे निकालते हैं बेटा, मोलैरिटी को आप रिप्रेजेंट करते हो कैपिटल एम से। ठीक है, मोलैरिटी को आप रिप्रेजेंट करते हो बेटा कैपिटल एम से। कैपिटल एम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट। यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ले रहे हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या ले रहे हैं बेटा, सॉल्यूट ले रहे हैं। ठीक है, सॉल्यूट ले रहे हैं अपॉन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स लेते हैं। ठीक है, कैसे निकालते हैं मोलैरिटी को, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, जो भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट दिए हुए हैं, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। तो मोलैरिटी की यूनिट क्या हो जाएगी बेटा, अगर मैं यूनिट की बात करूं तो यूनिट क्या हो जाएगी, ऊपर देखो मोल है ना, ऊपर क्या है बेटा, मोल है। क्या है, ऊपर मोल है, नीचे क्या है, लीटर है। नीचे क्या है, लीटर है। तो इसकी यूनिट होती है बेटा मोल लीटर इनवर्स। क्या यूनिट होती है, एक्सक्यूज मी, क्या होती है, मोल लीटर इनवर्स। ठीक है, मोल लीटर इनवर्स इसकी यूनिट हो गई। क्लियर है, मोल लीटर इनवर्स इसकी यूनिट हो जाएगी। ठीक, चलो अब बात करते हैं सेकंड वाले की। क्या पूछा है, मोलैलिटी क्या होता है बेटा। मोलैलिटी भी सेम है, कैसा, मोलैरिटी जैसा, लेकिन कुछ डिफरेंस तो होगा इसमें। मोलैलिटी, ठीक है, इसको आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो बेटा, स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखो स्मॉल एम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट किस में आएगा, केजीज में आ जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजीज। इसकी यूनिट देखो, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी मैम, मोल केजी इनवर्स। मोल केजी इनवर्स इसकी यूनिट हो जाएगी। समझ गए। तो मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी और मोल फ्रैक्शन, ये हो गया मोल फ्रैक्शन। देखो कहाँ गया मोल फ्रैक्शन, ये है मोल फ्रैक्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज स्टोइचियोमेट्री। क्या होता है बेटा, स्टोइचियोमेट्री क्या होता है,
क्योंकि आपने सुना होगा स्टोशियोमेट्री कैलकुलेशन, स्टोशियोमेट्री। तो बेटा क्या है ये? एक ब्रांच है, एक ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है दैट डील्स विद द क्वांटिटेटिव अमाउंट, कितना, ठीक है, इट डील्स विद द क्वांटिटेटिव रिलेशन बिटवीन किसका, किसके बीच में रिलेशनशिप की बात कर रहा है? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के। जो कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है, कितना रिएक्टेंट कितना प्रोडक्ट बन रहा है, क्या रिलेशन है उनके बीच में, वो स्टोशियोमेट्री में आता है। समझ में आया? कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है उसमें कितना, क्वांटिटेटिव का मतलब क्या होता है? अमाउंट की बात कर रहे हैं। क्वांटिटेटिव का मतलब क्या हुआ? अमाउंट की बात कर रहे हैं। तो अमाउंट मतलब इट इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द अमाउंट, क्वांटिटेटिव रिलेशन बिटवीन किसमें? रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। क्या रिएक्टेंट कितना है, प्रोडक्ट कितना है, कितने मोल्स बन रहे हैं उसके, ठीक है, कितने मोल्स कंज्यूम हो रहे हैं, कितने मोल्स बन रहे हैं, क्या वो एक केमिकल जो रिएक्शन है वो बैलेंस्ड है कि नहीं है, वो सारी चीजें इसमें आती हैं, ठीक है, वो सारी चीजें स्टोशियोमेट्री में आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मेथड कैन सेपरेट टू कंपाउंड्स हैविंग डिफरेंट सॉल्युबिलिटीज इन द सेम सॉल्वेंट? विच मेथड, ठीक है, ऐसा कौन सा मेथड है बेटा दैट कैन सेपरेट टू कंपाउंड्स, दो कंपाउंड्स को सेपरेट करना है, हैविंग डिफरेंट सॉल्युबिलिटीज, उनकी सॉल्युबिलिटीज डिफरेंट है, उनकी सॉल्युबिलिटीज डिफरेंट है इन द सेम सॉल्वेंट। देखो क्या होता है बेटा क्रिस्टलाइजेशन में, ध्यान दो, यहाँ पे एक बीकर है, ठीक है, मैंने सॉल्यूशन डाला, यहाँ पे मैंने सॉल्यूशन डाला, ऐसे कंपाउंड है जिनकी सॉल्युबिलिटीज अलग है, जिनकी सॉल्युबिलिटीज क्या है, अलग है। जैसे कि मैंने इसमें डाल दिया बेटा सैंड और सॉल्ट, सैंड और सॉल्ट डाल दिया बेटा, सैंड और सॉल्ट डाल दिया, ठीक है, और क्या किया अपन ने, इसको अपन ने हीट कर दिया, इसको क्या किया है, हीट कर दिया है, ठीक है, हीट किया बेटा, इसको हीट करने से क्या हो जाएगा, और इसको फिर अपन सॉल्व करेंगे, मतलब इसको स्टिर करेंगे, तो जो सॉल्ट है वो क्या हो जाएगा, वो सॉल्युबल हो जाएगा इसमें, ठीक है, सॉल्ट सॉल्युबल हो गया। उसके बाद इसको फिल्टर आउट करेंगे, ठीक है, इसको हम फिल्टर आउट कर देंगे। कैसे फिल्टर आउट करेंगे? फनल यूज करेंगे फिल्टर के लिए, सही है, यहाँ पे फिल्टर पेपर यूज करेंगे, फिल्टर पेपर यूज करेंगे, यहाँ पे जो भी आपका सॉल्यूशन है उसको इधर डालेंगे, इसमें डालेंगे, जो भी आपका सॉल्यूशन है इसमें डालेंगे, ठीक है, यहां से इसमें जाएगा सॉल्यूशन, जो भी सॉल्युबल हो गया है बेटा, जो भी सॉल्युबल हो गया है वो यहाँ पे आ जाएगा, देखो यहाँ पे आ जाएगा, बाकी यहाँ बच जाएगा। समझ गए कि यार जो इसमें सॉल्ट था जो डिसॉल्व हो गया, वो जब हम फिल्टर आउट करेंगे तो सॉल्ट और सॉल्ट वाटर, हमें सॉल्ट वाटर मिल जाएगा, यहाँ पे हमें सॉल्ट वाटर मिल जाएगा, सैंड यहाँ पे रह जाएगी, सैंड यहाँ पे रह जाएगी, सही है, सैंड यहाँ पे रह जाएगी। इसके बाद ये अभी हॉट है, हॉट को उसके बाद हम कूल डाउन करेंगे, हम कूल डाउन करेंगे, जैसे हमने कूल डाउन किया, सॉल्यूशन को कूल डाउन किया, तो हमें यहाँ पे क्रिस्टल्स मिल जाएंगे, हमें यहाँ पे क्या हो जाएंगे, सॉल्ट के क्रिस्टल्स मिल जाएंगे। तो हमने सबसे पहले क्या किया, हीट किया, और हीटिंग के बाद हमने कूलिंग करी, ठीक है, कूलिंग से क्या होता है, हमें क्रिस्टल्स मिलते हैं, क्या होता है, हमें क्रिस्टल्स मिल जाते हैं। तो क्रिस्टलाइजेशन में एग्जैक्टली होता क्या है, इट सेपरेट सब्सटेंस बेस्ड ऑन द डिफरेंस इन देयर सॉल्युबिलिटी इन द सेम सॉल्वेंट, इन अ सॉल्वेंट। तो यार हमारे पास जो भी मिक्सचर है, जो भी कंपाउंड है, तो हमने उसको डिसॉल्व किया, किसमें, हमने एक सॉल्वेंट ले लिया, हमने उसको पानी में डिसॉल्व किया। अब यार इन दोनों में से तो आप बताओ कि कौन सा डिसॉल्व हो जाएगा। आप बोलोगे मैम सैंड जो है वो पानी में डिसॉल्व हो जाएगा, और सॉरी सॉल्ट जो है वो डिसॉल्व हो जाएगा, सैंड नहीं होगा, सही है, सैंड इसमें डिसॉल्व नहीं होने वाला। तो यार अगर सैंड डिसॉल्व नहीं होगा तो हम जब इसको फिल्टर करेंगे तो हमको यहाँ पे सैंड मिल जाएगा, यहाँ देखो हमें यहाँ पे सैंड मिल जाएगा, करेक्ट है, और बाकी जो सॉल्ट वाटर है वो हमें यहाँ मिल जाने वाला है, क्लियर है, वो हमें यहाँ मिल जाएगा। अब इसको जब हम कूल डाउन करेंगे तो हमें क्या मिलेंगे, क्रिस्टल्स मिल जाएंगे आफ्टर कूलिंग, ठीक है, आफ्टर कूलिंग, समझ गए, आफ्टर कूलिंग क्या हुआ, हमें इसके क्रिस्टल्स मिल जाएंगे, समझ गए क्या, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, विच टेक्निक, ठीक है, विच टेक्निक इज यूज्ड टू सेपरेट ग्लिसरॉल फ्रॉम सोप इन सोप इंडस्ट्रीज, विच टेक्निक इज यूज्ड टू सेपरेट ग्लिसरॉल फ्रॉम सोप, सोप में से ग्लिसरॉल को सेपरेट करना है, किससे, सोप में से किसको सेपरेट करना है, ग्लिसरॉल को,
क्या करेंगे, कौन सी टेक्निक होती है बेटा, डिस्टिलेशन करेंगे, डिस्टिलेशन करेंगे लेकिन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर, ठीक है, अंडर रिड्यूस प्रेशर हम जो डिस्टिलेशन करेंगे उससे सोप से हम ग्लिसरॉल को निकाल सकते हैं। देखो जो ग्लिसरॉल है ना बेटा, उसका क्या होता है, हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है। ग्लिसरॉल जो होता है उसका क्या होता है, हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है, इसलिए वो इजीली क्या हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है, इजीली वो इजीली डिकम्पोज हो जाता है, क्या हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है। और वैक्यूम डिस्टिलेशन हम इसीलिए यूज करते हैं ताकि वो जो डिकम्पोज हो गया उसको हम इजीली एक्सट्रैक्ट आउट कर सके, ठीक है, एक्सट्रैक्ट आउट कर सके। चलिए, which technique is widely used in industry to separate and purify components of the mixture? जब भी आप लैबोरेटरीज में काम करोगे, जब भी आप पीएचडी करने जाओगे, जब भी आप थीसिस लिखोगे, तो लैब्स में क्या होता है बेटा, कंपाउंड्स बनते हैं, ठीक है। जो हम कंपाउंड्स अभी पढ़ रहे हैं, थियोरेटिकली हम पढ़ रहे हैं, कॉपी में लिख रहे हैं, इतने इजीली बना रहे हैं, वो लैब्स में एक्चुअली में बनते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि हमने कंपाउंड बनाया वो एकदम प्यूरिफाइड कंपाउंड बना, ऐसा तो नहीं होता, हमें प्यूरिफाई तो उसको करना पड़ेगा, ठीक है। तो कौन सी ऐसी टेक्निक है जो कंपाउंड बनाने से लेकर कंपाउंड को प्यूरिफाई करने तक के काम आती है, दैट इज क्रोमेटोग्राफी, दैट इज क्रोमेटोग्राफी। सेपरेट करते हैं एंड प्यूरिफाई करते हैं, दैट इज क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। 3 टाइप की हमने क्रोमेटोग्राफी पढ़ी थी, पहली थी कॉलम क्रोमेटोग्राफी, कॉलम क्रोमेटोग्राफी, कॉलम्स यूज करते हैं, उसमें कॉलम्स यूज करते हैं जिसमें 2 फेजेस होते हैं बेटा, स्टेशनरी फेज और मोबाइल फेज। फिर होता है टीएलसी, दैट इज थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, ठीक है, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी यूज करते हैं। उसके बाद कौन सी टेक्निक होती है मैम, उसके बाद होता है बेटा आपकी एक और टेक्निक, दैट इज पेपर क्रोमेटोग्राफी, या फिर उसको पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी भी बोलते हैं, पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी भी बोलते हैं, पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी भी बोलते हैं। तो सबसे पहला है आपका कॉलम क्रोमेटोग्राफी, दैट इज, उसके बाद है आपका थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, उसके बाद है आपका पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। तो इन सभी से आप कंपाउंड्स को या फिर अब जो आपके कंपोनेंट्स है उनको आप सेपरेट आउट कर सकते हो, उनको आप प्यूरिफाई कर सकते हो बहुत इजीली, ठीक है, यूजिंग ऑल दीज टेक्निक्स। क्लियर है? A mixture of acetone and benzene can be separated by, एसीटोन और बेंजीन 2 मिक्सचर्स है बेटा, एसीटोन है और बेंजीन है, ठीक है, एसीटोन है और बेंजीन है। इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है बेटा एसीटोन का और बेंजीन का, वो बहुत ज्यादा क्या होता है, क्लोज होता है। बॉइलिंग पॉइंट अगर बहुत क्लोज है, मान लेते हैं एक का बॉइलिंग पॉइंट अगर 63 है, एक का 80, बहुत क्लोज हो गया ना, एक का 63 है, एक का मान लेते हैं, एक का दूसरे कंपाउंड्स का बात कर रही हूँ, एक का 63 है, एक का 80 है, क्योंकि मुझे इसका एग्जैक्टली पता नहीं है। तो अगर इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत क्लोज है, मतलब इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस, अगर मैं बात करूं इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस जो है वो लेस देन 25 है ना, लेस देन अगर 25 है, तो हम क्या यूज करेंगे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज करने वाले हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज करते हैं, ठीक है। एक फ्रैक्शनेटिंग कॉलम होता है बेटा, एक फ्रैक्शनेटिंग कॉलम होता है जिसके थ्रू, जिसमें ना फ्रैक्शंस लगे, फ्रैक्शंस होते हैं, जिसके कारण इसके वेपर्स क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, इसके वेपर्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, ठीक है। यहां से क्या होता है, एक ऐसा कुछ लगा रहता है, टेम्परेचर मेजर करने के लिए आपको यहाँ पे एक कॉक लगा रहता है, ठीक, और यहाँ पे आप सॉल्यूशन लेते हो, यहाँ पे आपका सॉरी ये एक राउंड बॉटम फ्लास्क होता है, एक राउंड बॉटम फ्लास्क होता है यहाँ पे ऐसा, ठीक है, उसको हीट करते हैं, उसमें सॉल्यूशन रहता है, यहाँ से सॉल्यूशन पास आउट होता है कहाँ पे, कंडेंसर पे, यहाँ पे कंडेंसर लगा रहता है, और कंडेंसर से कहाँ जाता है, आपके कॉनिकल फ्लास्क में चला जाता है, आपके कॉनिकल फ्लास्क में जाता है, ठीक है, आपके कॉनिकल फ्लास्क में जाता है, कब जाएगा, ये जो सॉल्यूशन है बेटा, ये जो सॉल्यूशन है, इसमें जिसका भी बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा, मान लेते हैं एक का बॉइलिंग पॉइंट 63 है, एक का क्या है 80 है, एक का क्या है 63 है, एक का क्या है 80 है, तो यार सबसे कम
वाला जो है वो पहले उसके वेपर्स बन जाएंगे ऊपर, पहले उसके वेपर्स बन के क्या हो जाएंगे, एकदम ऊपर चले जाएंगे। बताओ, पहले उसके वेपर्स बनेंगे और एकदम ऊपर ट्रांसफर हो जाएंगे, सही है। जैसे ही ऊपर ट्रांसफर हुआ है वो यहाँ से ऐसे पास आउट होके, अब ये क्या है, ये कंडेंसर है। क्या करता है, कूलिंग करता है। मतलब कि कंडेंसर क्या करता है, कंडेंसेशन का मतलब क्या होता है बेटा, गैसियस वेपर्स को लिक्विड में कन्वर्ट करने का काम करता है। इसीलिए हमको जब वेपर्स ऊपर आते हैं और वो कंडेंस होते हैं तो हमें यहाँ पे क्या मिलता है, लिक्विड मिलता है। क्या मिलता है हमें यहाँ पे लिक्विड मिल जाता है। क्या मिलेगा, लिक्विड मिल जाएगा, ठीक है। इसको बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कब यूज होता है, जब दो कंपाउंड्स, जो भी आपके दो कंपाउंड्स है ना, उनका बॉइलिंग पॉइंट लेस देन 25 होना चाहिए, तभी आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज कर सकते हैं। अदरवाइज आप सिंपल डिस्टिलेशन का भी यूज कर सकते हैं। तो अगर आपके दो कंपाउंड, जो भी है एसीटोन और बेंजीन या फिर दूसरे कोई से भी कंपाउंड्स हैं, उनका अगर बॉइलिंग पॉइंट लेस देन 25 डिग्री हुआ, लेस देन 25 डिग्रीज हुआ, तो फिर वहां पे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज होता है। वहां पे क्या यूज होता है बेटा, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज होता है। 1 मिनट रुकना। ठीक है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज होता है। चलिए, कलरलेस कंपोनेंट्स, जो भी कलरलेस कंपोनेंट्स होते हैं ऑन अ क्रोमेटोग्राम कैन बी ऑब्जर्व्ड बाय, यार जो टीएलसी प्लेट होती है, टीएलसी प्लेट होती है ना, टीएलसी में मतलब थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में जो भी ये प्लेट होती है, इस पे हमने क्या किया, एक बेस लाइन ड्रॉ करी, यहाँ पे हमारे कंपोनेंट्स रखे। अब जब वो ट्रेवल करते हैं तो हमें वो नॉर्मल आईज से नहीं दिखते बेटा, हमें वो नॉर्मल आईज से नहीं दिखते हैं। तो या तो हम यूवी लाइट में देख सकते हैं उसको, या तो हम उस पे निनहाइड्रिन का स्प्रे कर सकते हैं, स्प्रेइंग रिएजेंट का यूज कर सकते हैं, ठीक है, जो कि हमें कलर्ड स्पॉट्स दिखाएगा, जो कि हमें क्या दिखाएगा, कलर्ड स्पॉट्स दिखाएगा, कलर्ड स्पॉट्स दिखाएगा, समझ गए, कलर्ड स्पॉट्स दिखाएगा। तो जब भी आपकी टीएलसी प्लेट होती है ना, उसमें जब आप सॉल्वेंट को रखते हो, आपके मिक्सचर को रखते हो और वो ट्रैवल करता है बेटा ऊपर, तो हमें वो नॉर्मल आइज से नहीं दिखता। जो कंपोनेंट्स है वो जो भी ट्रैवल करेगा वो नॉर्मल आइज से नहीं दिखेगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, हम या तो यूवी लाइट का यूज करते हैं, या हम क्या यूज करते हैं, स्प्रेइंग रिएजेंट का यूज करते हैं, स्प्रेइंग रिएजेंट का यूज करते हैं, विच प्रोड्यूसेस कलर्ड स्पॉट्स। कलर्ड स्पॉट्स हमको देखने को मिलते हैं, तो हमें समझ में आता है कि अच्छा हमारा कंपाउंड यहाँ पे है या फिर यहाँ पे है। समझ गए हमारा कंपाउंड कहाँ पे है, क्लियर है। ओके, नेक्स्ट देखो, which technique is used for purification of solid organic compounds? Solid organic compounds, जब भी सॉलिड की बात है तो दो चीजें होती है बेटा, दो टेक्निक्स है। जब भी आपको सॉलिड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को सेपरेट आउट करना है ना, तो आपको हमेशा दो चीजें याद रखनी है, एक है फिल्ट्रेशन और एक है क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। जब मैं बात कर रही हूँ किसकी, सॉलिड ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात कर रही हूँ, किसकी बात कर रही हूँ बेटा मैं, सॉलिड ऑर्गेनिक कंपाउंड की, सॉलिड ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात कर रही हूं। तो अगर मुझे सॉलिड ऑर्गेनिक कंपाउंड को सेपरेट आउट करना है तो या तो फिल्ट्रेशन का यूज कर सकते हैं या तो क्रिस्टलाइजेशन का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो क्रिस्टलाइजेशन में क्या होता है बेटा, इट इज अ प्रोसेस विच इज यूज्ड टू प्यूरिफाई सॉलिड सब्सटेंसेस बाय डिसॉल्विंग देम इन अ सॉल्वेंट, एंड उसके बाद उसको कूल डाउन करते हैं ताकि वो हमको प्योर क्रिस्टल के फॉर्म में मिल जाए। फिर से सुनो क्या होता है, क्रिस्टलाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें हम सॉलिड सब्सटेंस को प्यूरिफाई करते हैं, ठीक है। सॉलिड सब्सटेंस को हम प्यूरिफाई करेंगे कैसे, बाय डिसॉल्विंग देम। जैसे हमने अभी देखा था ना स्टार्टिंग में कि हमने उसको डिसॉल्व किया, हॉट सॉल्वेंट में हम क्या करते हैं बेटा, सबसे पहले उसको डिसॉल्व करते हैं। हॉट सॉल्वेंट में क्या किया, उसको पहले हमने डिसॉल्व किया, ठीक है। जब हमने हॉट सॉल्वेंट में उसको डिसॉल्व कर लिया, उसको यहाँ लिखते हैं, जब हमने उसको हॉट सॉल्वेंट में एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना लिया, हॉट सॉल्वेंट में उसको क्या किया, डिसॉल्व कर लिया। डिसॉल्व करने के बाद क्या करते हैं, उसको हम फिल्टर आउट करते हैं,
उसको हम क्या करते हैं, फिल्टर आउट करते हैं, फिल्टर आउट कर देते हैं। फिल्टर आउट करने के बाद क्या करेंगे, उसको सेट होने के लिए रखेंगे, मतलब कूलिंग करेंगे उसकी। कूलिंग के बाद हमें क्या मिल जाता है, प्योर क्रिस्टल्स मिल जाते हैं। कूलिंग के बाद हमको प्योर क्रिस्टल्स मिल जाते हैं। तो यार क्रिस्टलाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें हम सॉलिड सब्सटेंस को प्यूरिफाई करते हैं। सॉलिड सब्सटेंस को क्या करते हैं, प्यूरिफाई करते हैं। कैसे, बाय डिसॉल्विंग देम इन अ सॉल्वेंट, एक सॉल्वेंट में डिसॉल्व करके और फिर उसको कूल डाउन करके देन अलाउइंग प्योर क्रिस्टल्स टू फॉर्म। उसके बाद जब कूल डाउन कर देते हैं तो हमें प्योर क्रिस्टल्स मिल जाते हैं। क्या मिल जाते हैं बेटा, एकदम प्योर क्रिस्टल्स मिल जाते हैं। ठीक है, इसका एडवांटेज पता है क्या है, कि हमें एक तो प्योर क्रिस्टल्स मिलते हैं, प्योर सॉलिड क्रिस्टल्स मिल जाते हैं। दूसरा, इट रिमूव्स इम्प्योरिटीज इफेक्टिवली। लेकिन ये जो आपका प्रोसेस है ये सिर्फ सॉलिड ऑर्गेनिक, सॉलिड के लिए यूज होता है, लिक्विड के लिए नहीं। लिक्विड के लिए तो कैसे यूज होगा, लिक्विड में आप क्रिस्टल्स कैसे बनाओगे। ठीक है, तो यार ये सॉलिड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को प्यूरिफाई करने का एक टेक्निक है, एक प्रोसेस है, दैट इज नोन एज क्रिस्टलाइजेशन। दैट इज नोन एज क्रिस्टलाइजेशन, जिसमें हम पहले डिसॉल्व करते हैं, फिर फिल्टर करते हैं, उसके बाद कूल करेंगे और फिर हमें प्योर क्रिस्टल्स मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज रेसिड्यू एंड फिल्ट्रेट। मतलब क्या होता है, तो यार मैंने क्या किया, मैंने चाय बनाई। चाय पीते हो तुम लोग, बताओ क्या तुम लोग चाय पीते हो। ठीक है मैम, हम चाय पीते हैं। तो मैंने यहाँ पे बहुत सुंदर सा कप बना दिया। ठीक है भाई, बहुत सुंदर सा बनाया, ध्यान देना, अभी बहुत सुंदर सा एक कप बनाया। और यहाँ पे मैंने चाय की वो छन्नी होती है ना, छन्नी देखते हैं, जो स्टेनर होता है, जो हमारा स्टेनर होता है कुछ इस टाइप से दिखता है बेटा, देखो कुछ इस टाइप से दिखता है। यहाँ पे स्टेनर रहता है ना, ऐसा दिखता है वो स्टेनर। ठीक है, ऐसा ऐसा दिखता है, क्लियर है, बताओ ऐसे ही दिखता है ना मैम, बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे मैंने क्या करना है, यहाँ से मैंने थोड़ा सा उल्टा बना दिया मैंने यार इसको हम क्या करते हैं, इसको हम ऐसा कर सकते हैं क्या, अरे तो उल्टा हो जाएगा, रुको इसको थोड़ा इधर लेके आओ। चलिए ठीक है, अब इस पूरे को उठाते हैं, 1 मिनट, नहीं उठेगा ये पूरा, कोई बात नहीं। इस पे मैंने क्या बनाया, चाय छाननी है। ठीक है, चाय छाननी है तो मैं कैसे छानूंगी, देखो यहाँ पे इसमें क्या है, हमने तो हत्ते में बनाई थी ना, ये था एक कंटेनर जिसमें हमारी चाय है। ठीक है, ये कंटेनर है बेटा जिसमें हमारी गर्मा गर्म चाय है, ये चाय है बेटा। ठीक है, अब इसको हमें क्या करना है, रुक जा भाई, रुक जा रुक जा रुक जा। ठीक है, इसको यार इसको तो पता बनाना ही पड़ेगा, इधर ही बनाना पड़ेगा। चलो यहाँ पे मैंने क्या किया, इधर डाला, क्या होने वाला है बता दो, क्या होने वाला है तुम बताओ। जैसे मैं चाय छानूंगी, चाय तो इसमें आ जाएगी आराम से, ये देखो इसमें चाय आ गई। लेकिन जो चाय पत्ती है बेटा, जो चाय पत्ती है वो यहीं रह जाएगी। देखो ये चाय पत्ती यहाँ पे जमा होने लग गई और चाय बढ़िया से इसमें आ गई। यार चाय को अगर मैं ऑरेंज कलर से बताऊं तो ये चाय जो है इसमें आ गई। ठीक है, चाय तो इसमें आ गई, लेकिन जो चाय पत्ती है, चाय पत्ती कहाँ रह जाएगी बताओ, चाय पत्ती जो है वो कहाँ रह जाएगी मैम, चाय पत्ती तो आपके इसमें ही रह जाने वाली है, स्टेनर में। सही है कि नहीं बता दिए, समझ में आया, समझ में आया। जब हमने बढ़िया से गर्मा गर्म चाय छान दी, जब हमने बढ़िया से गर्मा गर्म चाय छानी, इसमें चाय है बेटा, ठीक है इसमें चाय है, और इस चाय को हमने छाना, इसको हमने छाना यहाँ पे, तो बेटा जो भी आपका स्टेनर में रह जाता है, जो भी आपका यहाँ देखो स्टेनर में रह जाएगा, वो क्या बोलते हैं उसको, रेसिड्यू बोलते हैं। जो भी आपका फनल के ऊपर, ये तो हमने नॉर्मल एग्जांपल लिया चाय का, लेकिन फिल्ट्रेशन में हम क्या यूज करते हैं, फनल यूज करते हैं। हम क्या यूज करते हैं मैम, फनल यूज करते हैं। सही है, बहुत गंदी सी फनल बनाई है मैम, इसको अच्छे से बना दो। तो यहाँ पे एक सुंदर सी फनल बनाते हैं ऐसा, ये ठीक है। इसमें क्या लगा रहता है, फिल्टर पेपर। यहाँ पे हम फिल्टर पेपर लगाएंगे जो कि एक स्टेनर की तरह काम करता है। ठीक, यहाँ पे जो भी रेसिड्यू बचता है, यहाँ पे जो भी चीज बचती है, सब्सटेंस बचता है बेटा, उसको क्या बोलते हैं, रेसिड्यू बोलते हैं। क्या बोलेंगे, रेसिड्यू बोलेंगे। और जो आपका यहाँ पे कप में आ गया, जो भी आपका बीकर में आ गया,
उसको बोलते हैं फिल्ट्रेट। क्या बोलते हैं? फिल्ट्रेट बोलते हैं। तो एक हो गया रेसिड्यू, एक हो गया फिल्ट्रेट। तो जो आपकी चाय पत्ती बच गई बेटा यहाँ पे, ये जो चाय पत्ती बची है दैट इज रेसिड्यू, दैट इज रेसिड्यू। और जो यहाँ पे बढ़िया से गर्मा गर्म चाय मिल गई आपको दैट इज फिल्ट्रेट। तो यहाँ देखो रेसिड्यू का मतलब क्या होता है, डेफिनेशन देख लो आप, ठीक है। द इनसॉल्युबल सॉलिड, ये इनसॉल्युबल है ना, इनसॉल्युबल मतलब वो डिसॉल्व नहीं होगा, सॉल्युबल नहीं है वो। द इनसॉल्युबल सॉलिड लेफ्ट ऑन द फिल्टर पेपर आफ्टर फिल्ट्रेशन इज रेसिड्यू। द इनसॉल्युबल solid left on the filter paper after filtration is residue। समझ गए? जैसे कि सैंड रह जाती है फिल्टर पेपर पे आफ्टर फिल्ट्रेशन, है ना, चाय पत्ती रह जाती है स्टेनर में आफ्टर फिल्ट्रेशन। उसके बाद फिल्ट्रेट क्या होता है, ध्यान दो इधर। फिल्ट्रेट का मतलब क्या होता है, जो भी लिक्विड है दैट पासेस थ्रू द फिल्टर पेपर, जो भी लिक्विड है बेटा दैट पासेस थ्रू द फिल्टर पेपर, उसको जो कलेक्ट कर देते हैं, जो कलेक्ट हो जाता है इज नोन एज फिल्ट्रेट, इज नोन एज फिल्ट्रेट। समझ गए? इज नोन एज फिल्ट्रेट। जो सॉल्ट सॉल्यूशन हमने ऑब्टेन किया था आफ्टर फिल्टरिंग सैंड फ्रॉम द सॉल्ट वाटर, ठीक है, आफ्टर फिल्टरिंग सैंड फ्रॉम द सॉल्ट वाटर, तो ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फिल्ट्रेट हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, क्या बोलेंगे उसको, फिल्ट्रेट हो जाएगा। बताओ क्या आपको ये चीज क्लियर है? तो यार नॉर्मल सी बात है कि हमने जब घर में चाय बनाई, हमने जब घर में क्या बनाया बेटा, चाय बनाई, तो सभी ने चाय तो बनाई होगी। तो जो छन्नी के ऊपर रह जाती है बेटा, जो भी छन्नी के ऊपर रह जाती है उसको क्या बोलते हैं, रेसिड्यू बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रेसिड्यू बोलेंगे। और जो आपका कप में आ जाएगा, जो भी आपका कप में आ जाएगा उसको क्या बोलेंगे, फिल्ट्रेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, फिल्ट्रेट बोलेंगे। सिंपल है, क्लियर हो गया आपको ये दोनों चीजें, रेसिड्यू एंड फिल्ट्रेट। रेसिड्यू एंड फिल्ट्रेट ये फिल्ट्रेशन में यूज होता है। किस में यूज होता है, फिल्ट्रेशन में यूज होता है। अगर मैं बात करूं एक और चीज की, एक और एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। तो अगर मैंने बात करा बेटा यहाँ पे एक बीकर है, ये एक बीकर है, इसमें क्या है, इसमें है सैंड, ठीक है, मैंने इसको इससे दिखा दिया सैंड, और इसमें ना सॉल्ट भी है। क्या है बेटा, सॉल्ट, सॉल्ट है, ठीक है, और पानी है। सॉल्ट है, सैंड है, पानी है। अब क्या किया, इसको डिसॉल्व किया। तो मुझे बताओ क्या होने वाला है। मैम डिसॉल्व करेंगे तो सैंड तो डिसॉल्व हो जाएगी हमारी। अब क्या होगा, अगर मुझे इसको सेपरेट आउट करना है, अगर मुझे इसको सेपरेट आउट करना है तो सेपरेट आउट कैसे करूंगी, एक फनल लूंगी, यहाँ पे एक फनल लिया यहाँ पे, उसके बाद इसके ऊपर एक फिल्टर पेपर लगा देंगे। इसके बाद क्या करेंगे, एक फिल्टर पेपर लगा देंगे यहाँ पे, सही है। और नीचे क्या रख देंगे, नीचे मैम एक बीकर रख देंगे ताकि हमारा सॉल्यूशन गिरे ना, यहाँ पे कलेक्ट हो जाए। तो बेटा जैसे ये सॉल्यूशन इसमें डाला आपने, जैसे ये सॉल्यूशन इसमें डाला, तो यार जो सॉल्ट वाटर था, सॉल्ट तो डिसॉल्व हो गया था, पानी में घुल गया था ना, वो क्या होगा, वो यहाँ पे नीचे आके सेटल डाउन हो जाएगा। देखो नीचे आके यहाँ पे हमें सॉल्ट वाटर मिल जाएगा, हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, सॉल्ट वाटर मिल जाएगा। लेकिन जो आपका सैंड है वो तो डिसॉल्व नहीं होगी, तो वो यहाँ पे कहाँ रह जाएगी, फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाएगी। कहाँ रह जाएगी, फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाएगी। और जो सॉल्ट है, जो सॉल्ट वाटर है वो यहाँ पे हमें मिल जाएगा। तो जो सैंड है बेटा, जो ये सैंड है ये क्या है, आपका रेसिड्यू है, ठीक है। और जो सॉल्ट वाटर है, जो सॉल्ट वाटर है वो क्या है, फिल्ट्रेट है। क्या है, फिल्ट्रेट है। सॉल्ट वाटर क्या है, फिल्ट्रेट है। और जो आपका सैंड रह गया वो क्या है, रेसिड्यू है। क्या है बेटा, रेसिड्यू है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारा क्वेश्चन, वाई इज कंडेंसर यूज्ड इन डिस्टिलेशन। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कंडेंसर, मैंने आपको बताया कंडेंसर यूज होता है क्योंकि डिस्टिलेशन में क्या हो रहा है बेटा, डिस्टिलेशन में ना जो वेपर्स है वो ऊपर जा रहे हैं, जो डिस्टिलेशन में वेपर्स है वो ऊपर जा रहे हैं ना। अब वेपर्स ऊपर जाके हमको तो लिक्विड मिल रहा है, तो लिक्विड कैसे मिल रहा है, वो वेपर्स का क्या हो रहा है, कौन उनको कन्वर्ट कर रहा है लिक्विड में। तो कंडेंसर जो होता है ना, कंडेंसर पता है क्या करता है, कूल करता है। क्या करता है, कूल करता है, किसको, वेपर्स को कूल करता है और कन्वर्ट करता है उनको किसमें, लिक्विड में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, यहाँ देखो, अ कंडेंसर कूल्स द वेपर्स,
जो भी वेपर्स हैं बेटा उनको कूल डाउन करता है, फॉर्म्ड ड्यूरिंग डिस्टिलेशन एंड कन्वर्ट देम बैक इनटू लिक्विड, कन्वर्ट देम बैक इनटू लिक्विड। इससे क्या होता है, हमारे वेपर का जो भी है वो लॉस नहीं होगा। सारे के सारे वेपर्स क्या होते हैं, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं, सारे के सारे वेपर्स क्या होते हैं, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं और हमको प्योर लिक्विड मिल जाता है आफ्टर डिस्टिलेशन। हमें क्या मिलता है बेटा, प्योर लिक्विड मिल जाता है आफ्टर डिस्टिलेशन। क्लियर है? तो कंडेंसर का काम क्या है, कंडेंसर का काम है कूल डाउन करना। जो भी आपके वेपर्स है, जो भी वेपर्स आएंगे, जो भी वेपर्स बनेंगे बेटा, जो वेपर्स ऊपर जाएंगे, कंडेंसर के थ्रू क्या होता है, कूल डाउन हो जाते हैं। अगर वेपर्स कूल डाउन हो रहे हैं तो मतलब गैसियस फेज से लिक्विड फेज में कन्वर्ट हो रहा है ना, गैसियस फेज से लिक्विड फेज में कन्वर्ट हो रहा है। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते थे, कंडेंसेशन। और उसके लिए हम कुछ यूज कर रहे हैं इंस्ट्रूमेंट, दैट इज कंडेंसर। कंडेंसर यूज होता है। व्हाई इज पेपर मॉइस्टेंड बिफोर फिल्ट्रेशन? जब हम फिल्ट्रेशन करते हैं ना, तो ये वाला फिल्ट्रेशन, जब हमने फनल लिया, जब हमने ये वाला फनल लिया, ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या लगाया था, यहाँ देखो हमने यहाँ पे फिल्टर पेपर लगाया था ना, इसको क्या करते हैं, हल्का सा गीला करते हैं, हल्का सा इसको वेट करते हैं। ठीक है, वही बोल रहे हैं कि इसको अब क्या करते हैं, मॉइस्टेंड कर देते हैं। मॉइस्टेंड का मतलब क्या होता है कि हल्का सा उसको हमने थोड़ा वेट कर दिया, हल्का सा वेट किया है। ऐसा क्यों करते हैं? देखो, फिल्टर पेपर इज मॉइस्टेंड, क्यों? टू मेक इट स्टिक प्रॉपर्ली टू द फनल, कि भाई यार फनल में प्रॉपर्ली चिपक जाए, वरना अगर ये फनल में अच्छे से स्टिक नहीं होगा तो हमारा सॉल्वेंट यहाँ से भी तो जा सकता है ना अंदर, ठीक है, यहाँ से भी जा सकता है, तो हम भाई फिर तो फेल हो जाएगा आपका फिल्ट्रेशन। प्रिवेंट लीकेजेस, लीकेज प्रिवेंट करने के लिए यार अच्छे से फिल्टर पेपर जम जाए इसके अंदर, जम जाए इस फनल में, इसलिए उसको वेट किया जाता है। ठीक है, और बहुत अच्छे से फिल्ट्रेशन हो जाए, प्रॉपर तरीके से फिल्ट्रेशन हो जाए, इसलिए उसको एक बार क्या किया जाता है, थोड़ा सा हल्का सा वेट किया जाता है, ताकि वो फनल में अच्छे से चिपक जाए, ठीक है, स्टिक हो जाए अच्छे से फनल में। व्हाट इज स्टेशनरी फेज इन अ पेपर क्रोमेटोग्राफी? दो फेजेस होते हैं बेटा, दो फेजेस होते हैं, एक होता है स्टेशनरी फेज, स्टेशनरी फेज, ठीक है, और एक होता है क्या, मोबाइल फेज। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूं, मैं यहाँ पे खड़ी हूं, मैं अभी यहाँ पे सिर्फ खड़ी हूं, ठीक है, मैं सिर्फ बोल रही हूं लेकिन मैं मूव नहीं कर रही हूं, स्टेशनरी, दिस इज स्टेशनरी, मतलब मैं एक ही पॉइंट पे हूं, मैं मूव नहीं कर रही हूं। समझ में आया? तो कोई भी ऐसा कंपोनेंट जो एक ही पॉइंट पे है, जो मूव नहीं कर रहा, वो स्टेशनरी है। लेकिन मान लेते हैं मैं मूव कर रही हूं, मैं मूव कर रही हूं, मैं यहाँ पे यहाँ से यहाँ जा रही हूँ, या फिर मैं यहाँ से यहाँ जा रही हूँ, तो ये क्या हो गया, मोबाइल फेज हो गया, मतलब ये मूव कर रहा है, मूवमेंट हो रहा है। इसकी बात करते हैं, अगर मैंने ये डॉट लगाया बेटा, ये डॉट लगाया, तो ये क्या हो गया, स्टेशनरी है ना, अभी खुद से तो मूव करेगा नहीं करेगा खुद से मूव। लेकिन मान लेते हैं जैसे हमने पेपर पे क्या करते हैं अपन, पेपर में हमने यहाँ पे एक डॉट लगाया, पेपर में हमने यहाँ पे एक डॉट लगाया और उसको पानी में डाल दिया। स्केच पेन लो, तुम घर पे भी कर सकते हो ये, तुमने क्या किया, स्केच पेन लिया और यहाँ पे एक डॉट लगा दिया, पेपर में तुमने क्या किया, एक डॉट लगा दिया, ठीक है, डॉट लगाया तुमने पेपर में। अब इसको पानी में जैसे डालो तो क्या होगा, स्प्रेड हो जाएगा, स्प्रेड हो जाएगा ना। तो पानी क्या है, वाटर क्या है बेटा, मोबाइल फेज है, स्प्रेड हो रहा है, मूव कर रहा है पानी, पानी आपके पेपर से यहां से लेकर यहां तक क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। लेकिन वो जो इंक थी, वो जो आपका स्केच पेन वाला कलर था बेटा, वो डॉट लगाया था ना आपने, वो डॉट लगाया था, तो वो क्या था यार, वो तो एकदम स्टेशनरी था, इस पॉइंट पे था तो इसी पॉइंट पे ही है, वो मूव नहीं किया। लेकिन जब आपने मोबाइल फेज डाला तो जाके वो मूव किया। ठीक है, समझ में आ गया? मतलब एट अ पॉइंट, स्टेशनरी फेज का मतलब होता है एट अ पॉइंट, समझ गए, एट अ पॉइंट। और मोबाइल का मतलब होता है मूविंग फेज। जैसे कि सॉल्वेंट किसकी बात करते हैं, वाटर की, जैसे कि वाटर की हमने ले ली बात, ठीक है। तो जो वाटर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ना, वाटर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं बेटा, वो क्या करते हैं, एडजॉर्ब करते हैं ऑन द सेल्यूलोज फाइबर पेपर। एडजॉर्ब का मतलब पता है क्या बताया था मैंने आपको, एडजॉर्ब का मतलब बताया था कि यार कोई भी सरफेस है, जो आप डस्टर, स्कूल में देखा होगा आपने, जो डस्टर्स होते हैं, तो उसके ऊपर चौक जो है ना वो एडजॉर्ब होती है। यहाँ देखो, ये डस्टर है बेटा,
ये डस्टर है, तो ऐसा तो नहीं है कि एकदम चौक जो है वो घुस गई है इसके अंदर, ऐसा नहीं होता। इसके ऊपर रहते हैं उसके पार्टिकल्स, चौक के पार्टिकल्स इसके ऊपर रहते हैं ऐसे, ठीक है। तो इसको बोलते हैं बेटा क्या, एडजॉर्प्शन। क्या बोलते हैं, एडजॉर्ब हो गई है, एडजॉर्ब हो गई है, एडजॉर्प्शन बोलते हैं, एडजॉर्प्शन बोलते हैं, ठीक है, एडजॉर्प्शन। लेकिन अगर मैं वही स्पॉन्ज की बात करूं, स्पॉन्ज, स्पॉन्ज जो होता है, अगर मैंने यहाँ पे स्पॉन्ज की बात करी, क्या करता है, ये वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है। क्या करेगा बेटा, वाटर को एब्जॉर्ब करेगा, वाटर को क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। तो यार एड्सॉर्ब और एब्जॉर्ब, अब वाटर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो एड्सॉर्ब करते हैं, क्या करते हैं, एड्सॉर्ब करते हैं ऑन सेल्यूलोज फाइबर्स, ऑन सेल्यूलोज फाइबर्स, और वो स्टेशनरी फेज जैसा एक्ट करते हैं, वो स्टेशनरी फेज जैसा एक्ट करेंगे। क्लियर है। Next is what happens if the upper outlet of the condenser is connected to the tap instead of the lower outlet। बेटा जो आपका जो कंडेंसर होता है ना वो कुछ इस टाइप से होता है, देखो मैं आपको बता रही हूँ, यहां से ऐसा रहता है, एक पाइप जनरेट होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपका अडेप्टर लगा रहता है, तो इसमें आपका यहाँ पे एक कॉक लगी रहती है ऐसे करके, ठीक है। और उससे ना एक कॉनिकल फ्लास्क कनेक्टेड रहता है, एक कॉनिकल फ्लास्क ऐसे कनेक्टेड हो जाता है ऐसा, ठीक है, जहां से आपका लिक्विड यहाँ पे ड्रॉप हो जाता है। अब यहाँ पे कंडेंसर लगा रहता है, यहाँ पे ये कंडेंसर लगा रहता है, यहाँ पे ये आउटलेट बना है और यहाँ पे ये इनलेट बना है, ठीक है। आउटलेट और इनलेट होता है, आउटलेट और इनलेट होता है। तो उसमें यही पूछ रहे हैं कि व्हाट हैपेंड इफ द अपर आउटलेट, इससे अपर आउटलेट ऑफ द कंडेंसर इज कनेक्टेड टू द टैप, कनेक्ट टू द टैप, टैप से कनेक्ट कर दिया इसको इंस्टेड ऑफ द लोअर, क्योंकि देखो पानी नीचे से जाता था, ये क्या था, इनलेट और ये आउटलेट था। तो अगर बोल रहे हैं कि उसको उल्टा कर दिया तो क्या होगा, तो यहाँ देखो जो प्रॉपर कूलिंग है ना वो नहीं होने वाली, प्रॉपर कूलिंग नहीं होगी, क्योंकि कंडेंसर जो है ना वो पानी से भरा हुआ नहीं रहेगा। जब तक कंडेंसर पानी से भरा हुआ नहीं रहेगा, ठंडा ठंडा पानी नहीं डालेंगे उसमें, कंडेंस कूलिंग कैसे होगी बेटा, जब तक वाटर का आदान प्रदान नहीं चलेगा तब तक कूलिंग तो नहीं हो पाएगी। तो यार क्या होगा, प्रॉपर कूलिंग नहीं हो पाएगी, क्यों, क्योंकि कंडेंसर विल नॉट रिमेन कंप्लीटली फिल्ड विथ वाटर, ठीक है। इसलिए करेक्ट मेथड पता है क्या होता है, जो वाटर है ना, वाटर हमेशा बेटा यहां से एंटर करता है, हमेशा यहां से एंटर करेगा और ऊपर से लीव करेगा। इसलिए क्या होता है, अच्छे से वाटर का फ्लो चलता रहता है और कंडेंसर कूल होता रहता है। अगर कूल नहीं होगा, अगर कूल नहीं होगा तो वो जो भी वाटर वेपर्स आ रहे हैं बेटा, जो भी वाटर वेपर्स आ रहे हैं उनको लिक्विड में कैसे कन्वर्ट करेगा, उनको लिक्विड में कन्वर्ट नहीं कर पाएगा। और इसके कारण क्या होगा, हमें अच्छे से जो भी लिक्विड के पार्टिकल्स है वो यहाँ पे नहीं मिलने वाले, वो यहाँ पे हमें नहीं मिलने वाले। समझ गए, क्लियर है आपको ये चीज। तो हमेशा सही चीज क्या है, क्या यहां से होता है इनलेट, ठीक है, वाटर इनलेट यहां से होता है और यहां से होता है वाटर आउटलेट। क्या होता है, यहां से वाटर आउटलेट होता है। तो यहां से इनलेट होता है वाटर का जाने का और यहां से आउटलेट मतलब बाहर निकलने का यहां से होता है। गिव नेम्स ऑफ टू मटेरियल, दो ऐसे मटेरियल बेटा विच इज यूज्ड एज स्टेशनरी फेज इन द क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी में देखो मैंने आपको बताया दो चीजें होती हैं, कौन कौन सी, एक होता है बेटा स्टेशनरी फेज, एक होता है स्टेशनरी फेज और एक होता है बेटा मोबाइल फेज। एक कौन सा फेज होता है, एक होता है स्टेशनरी फेज। स्टेशनरी फेज का मतलब क्या होता है, जो एक जगह पे रुका हुआ है, एक जगह पे रुका हुआ है बेटा, वो कहीं भी नहीं जा रहा है। और मोबाइल फेज का मतलब क्या होता है, मूविंग फेज। मोबाइल फेज का मतलब क्या होता है बेटा, मूविंग फेज। तो जो क्रोमेटोग्राफी होती है ना, जो भी क्रोमेटोग्राफी की टेक्निक्स होती हैं उसमें सिलिका जेल और एल्यूमिनिया को यूज करते हैं एज अ स्टेशनरी फेज। मानो अगर मैं एग्जांपल दूं आपको कॉलम क्रोमेटोग्राफी का, ठीक है, अगर मैंने एग्जांपल दिया कॉलम क्रोमेटोग्राफी का, तो बेटा यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सबसे पहले तो कॉटन डालते हैं, कॉटन से कवर करते हैं उसको अच्छे से प्रॉपर, और उसके बाद ना इसमें भरते हैं क्या, सिलिका पाउडर, ठीक है, सिलिका जेल भरते हैं इसमें। सिलिका जेल जैसे ही भरा तो अब बेटा ये सिलिका जेल कहाँ जाएगा मुझे बताओ, ये सिलिका जेल कहाँ जाने वाला है। मैम ये सिलिका जेल तो कहीं भी नहीं जाएगा, ये क्या हो गया, ये हो गया बेटा एक स्टेशनरी फेज। क्या हो गया, ये एक स्टेशनरी फेज हो गया, क्योंकि अब ये सिलिका जेल कहीं पे भी नहीं जाने वाला, तो ये हो गया एक स्टेशनरी फेज, ठीक है, ये क्या हो गया, स्टेशनरी फेज।
तो मैम इसमें मोबाइल फेज क्या होगा, हम ना इसके ऊपर से क्या डालते हैं, इसके ऊपर से मिक्सचर डालते हैं अपना, ये हमारा मिक्सचर है, ये हमारा क्या है, मिक्सचर है। अब मिक्सचर तो डाल दिया, लेकिन अभी भी तो मूव नहीं करेगा ना, तो हम इसके ऊपर से डालते हैं बेटा क्या, इसके ऊपर से डालते हैं सॉल्वेंट। क्या डालते हैं, सॉल्वेंट डालते हैं। क्या डालते हैं, सॉल्वेंट डालते हैं, जो कि मूव करेगा। अब यहाँ से जो मिक्सचर है ना अपना, इस मिक्सचर में मानो हमारे, अभी अपन आगे देखेंगे, ठीक है, इसको प्रॉपर अपन डिटेल में आगे देखेंगे। तो बस इतना से मैं आपको बताती हूँ कि जो आपका सिलिका जेल है, जो आपका सिलिका जेल है वो है स्टेशनरी फेज। वो क्या है बेटा, स्टेशनरी फेज, ठीक है। तो सिलिका जेल और एल्यूमिनिया, ये दो चीजें यूज करते हैं किसमें, क्रोमेटोग्राफी में, एज स्टेशनरी फेज। Which properties of solvent are useful for solvent extraction? Solvent extraction के लिए कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज है जो कि सही है, जो कि यूज होती हैं, that are useful, ठीक है। सबसे पहला देखो, a solvent used for extraction should be immiscible with water। भाई अगर वो वाटर में ही मिक्स हो गया तो वो अलग कैसे होगा, अगर वो वाटर में ही सॉल्युबल हो गया तो बेटा वो अलग कैसे होगा। तो immiscible, it should be immiscible with water, ठीक है। should dissolve the desired substance effectively, जो भी सब्सटेंस है उसको डिसॉल्व कर ले, उसको डिसॉल्व होना चाहिए, लेकिन वाटर में immiscible होना चाहिए, ठीक है, वाटर में मिक्स नहीं होना चाहिए। it should be easily recoverable, मतलब ऐसा नहीं कि भाई यार ये तो एकदम वैसा वाला हो गया कि एक बार यूज कर लिया तो अब इसकी डेफिशिएंसी होगी, मतलब डेफिशिएंसी मतलब इसकी कमी होने वाली है। इजीली उसको रिकवर कर सकते हैं ऐसा सॉल्वेंट होना चाहिए, इजीली रिकवरेबल होना चाहिए, और वो केमिकली रिएक्ट ना करे सॉल्यूट से, ऐसा सॉल्वेंट चाहिए हमको, ठीक है। तो चार चीजें कौन कौन सी हो गई, एक तो वो इमिसिबल होना चाहिए पानी से, कि पानी के साथ मिसिबल नहीं होना चाहिए। दूसरा चीज क्या है कि यार जो भी आपका सब्सटेंस है उसमें अच्छे से डिसॉल्व होना चाहिए, जो भी आपका सब्सटेंस है उसमें अच्छे से डिसॉल्व होना चाहिए। थर्ड थिंग इज इजीली रिकवरेबल होना चाहिए, उसको हम रिकवर कर सकते हैं इजीली, ठीक है, अगर वो लॉस्ट भी हो गया तो उसको हम रिकवर कर सकते हैं। और फोर्थ पॉइंट इज कि यार वो केमिकली सॉल्यूट के साथ क्या बोलते हैं, रिएक्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है, रिएक्ट नहीं करना चाहिए। Why should spotting be done above the mobile phase in a chromatography? ये देखो, स्पॉटिंग का मतलब पता क्या होता है बेटा, ये आपकी थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी की प्लेट है, ठीक है, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी की प्लेट है, यहाँ पे मैंने स्पॉटिंग करनी है, तो 1 सेंटीमीटर का गैप लेके, ये 1 सेंटीमीटर का गैप लेके यहाँ पे स्पॉटिंग की जाती है। जो भी आपका मिक्सचर है उसको यहाँ पे स्पॉट किया जाता है, ऐसा स्पॉट। क्यों बेटा, क्यों ऐसा किया जाता है, ध्यान दो इधर। अगर स्पॉट बिलो द सॉल्वेंट लेवल है तो the sample dissolves directly into the solvent and separation cannot occur properly। बेटा जो ये TLC प्लेट है ना, इसको अपन सॉल्वेंट में रखते हैं, इसको क्या करते हैं अपन, सॉल्वेंट में रखते हैं। तो ये बोल रहा है कि अगर स्पॉट को हमने नीचे रखा, अगर हमने स्पॉट को एकदम ही नीचे रख दिया, बेस लाइन पे नहीं रखा, अगर हमने स्पॉट को नीचे रखा तो क्या होने वाला है कि जो सैंपल है, जो भी आपका सैंपल है वो डायरेक्टली सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाएगा ना, इसी में डिसॉल्व हो जाएगा। भाई अगर आपने स्पॉट को यहाँ पे रख दिया और आपका सॉल्वेंट यहाँ पे है तो भाई वो इधर पे ही डिसॉल्व हो जाएगा, आपकी स्पॉटिंग ऊपर जाएगी ही नहीं, आपकी स्पॉटिंग ऊपर नहीं जाएगी ना। तो यार सॉल्वेंट और इसमें थोड़ा सा फर्क रखते हैं ताकि ये धीरे धीरे सॉल्वेंट ऊपर जाए, जैसे जाएगा अब ये धीरे धीरे ऊपर स्पॉटिंग हो जाएगी, धीरे धीरे क्या होगा, ऊपर स्पॉटिंग हो जाएगी, ठीक है, समझ गए। तो इसलिए अपन एकदम नीचे नहीं रखते, क्योंकि अगर वो सॉल्वेंट में ही डिसॉल्व हो जाएगा, अगर ये सॉल्वेंट में ही डिसॉल्व हो गया तो फिर हमको स्पॉटिंग तो मिलेगी ही नहीं ना प्रॉपरली, इसलिए सॉल्वेंट ऊपर ट्रैवल करेगा लेकिन हमको स्पॉटिंग नहीं मिलेगी अच्छे से, इसलिए इसको थोड़ा सा यहाँ पे रखते हैं, क्लियर है, थोड़ा सा यहाँ पे रखा जाता है। चलिए नेक्स्ट, स्टेशनरी फेज, ठीक है, स्टेशनरी फेज का आपको डेफिनेशन बतानी थी। तो स्टेशनरी फेज क्या होता है, मैंने आपको बताया, द फेज दैट रिमेन्स फिक्स्ड, एक फिक्स्ड फेज होता है, ठीक है। एग्जांपल देखो, सिलिका जेल, एल्यूमिनिया, पेपर, ये क्या है, ये फिक्स्ड फेजेस है बेटा, ये क्या है, फिक्स्ड फेजेस है जो कि क्रोमेटोग्राफी में यूज किए जाते हैं। अगर मैं बात करूं सैचुरेटेड सॉल्यूशन, क्या सैचुरेटेड सॉल्यूशन बता दो कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। जब आपने बीकर लिया, उसमें पानी लिया और आपने 1 चम्मच नमक डाला, वो डिसॉल्व हो जाएगा मैम। आपने 2 चम्मच नमक डाला, वो भी डिसॉल्व हो जाएगा।
3 चम्मच डाल दिया, ठीक है, 4, थोड़ा थोड़ा। अब भाई 10 चम्मच एक्स्ट्रा और डाल दिया, क्या लगता है तुम्हें, क्या वो डिसॉल्व होगा? आप बोलोगे नहीं मैम, वो डिसॉल्व नहीं होगा। तो अगर वो डिसॉल्व नहीं हो रहा है तो ये बन गया आपका सैचुरेटेड सॉल्यूशन, जहां पे और एक्स्ट्रा सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं हो सकता, जहां पे और एक्स्ट्रा सॉल्यूट को हम डिसॉल्व नहीं कर सकते। तो क्या बोल रहा है बेटा, अ सॉल्यूशन कंटेनिंग द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन डिसॉल्व एट अ गिवन टेम्परेचर। भाई या तो मैं बोलूं नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व, ठीक है, हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व एट अ गिवन टेम्परेचर, नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व, ठीक है, नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व एट अ गिवन टेम्परेचर, उसको बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। उसको क्या बोलेंगे बेटा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। चलो, दो टेक्निक्स थी, सिंपल डिस्टिलेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, इनमें हमको डिफरेंस बताना है। तो बेटा सिंपल डिस्टिलेशन जो है ना, इट इज यूज्ड कब, जब आपका जो ए और बी दो कंपोनेंट्स हैं, उनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या है, ग्रेटर देन, उनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या है, ग्रेटर देन 25 डिग्री सेल्सियस। अगर ए और बी इन दोनों का बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस क्या है, ज्यादा है किससे, जैसे मान लेते हैं ए का है, फॉर एग्जाम्पल ए का है बेटा 56 डिग्री सेल्सियस और बी का है 100, तो इनका डिफरेंस करो, 100 माइनस 56 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4, तो 44 आ गया ना, 25 से ऊपर है, 25 से ऊपर है ना, तो यार इसमें हम सिंपल डिस्टिलेशन का यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की बात करते हैं, अगर मैंने बात करी बेटा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की, ए और बी है, ठीक है, अब इन दोनों का बॉइलिंग पॉइंट जो डिफरेंस होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, लेस देन 25, ठीक है, लेस देन 25, बहुत क्लोज होना चाहिए, बहुत क्लोज होना चाहिए, लेस देन 25 होना चाहिए। तो मान लेते हैं कि यार एक का है 63 और एक का है 80, देखो 80 माइनस 63 करो, 80 माइनस 63 करो, 17 आ जाएगा, 17, समझे? तो वहां हम क्या यूज करेंगे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज करेंगे। अब सिंपल डिस्टिलेशन में कोई भी फ्रैक्शनेटिंग कॉलम नहीं होता और यहाँ पे फ्रैक्शनेटिंग कॉलम यूज किया जाता है। ये लेस एफिशिएंट है भाई, ठीक है, मतलब इतना अच्छे से इफेक्टिव रिजल्ट्स नहीं देगा, लेकिन वहीं अगर हम इसकी बात करें तो ये ज्यादा एफिशिएंट टेक्निक है। एग्जाम्पल देखो, वाटर और सॉल्ट को हम इससे क्या कर सकते हैं, डिफरेंट वो कर सकते हैं, सेपरेट आउट कर सकते हैं। यहाँ पे बेंजीन और एसीटोन, इनको हम सेपरेट आउट कर सकते हैं, क्लियर है? तो सिंपल डिस्टिलेशन एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हो गया, क्लियर है? सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, डिफाइन सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। देखो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन क्या है बेटा, एक टेक्निक है, इट इज अ टेक्निक इन विच अ सॉल्यूट is transferred from one solvent to another based on the difference in the solubilities. Solvent extraction में क्या होता है बेटा, एक टेक्निक है, एक ऐसी टेक्निक है in which solute is transferred, solute को ट्रांसफर किया जाता है from एक सॉल्वेंट से दूसरे सॉल्वेंट में बेस्ड ऑन देयर solubilities, ठीक है, बेस्ड ऑन देयर solubilities, जैसे एक्सट्रैक्शन ऑफ कैफीन फ्रॉम टी लीफ, ठीक है। यहाँ पे ना इस टाइप से कुछ तो भी होता है, सेपरेटिंग फनल का यूज करते हैं, ऐसा कुछ रहता है, ठीक है। यहाँ पे हम सॉल्वेंट भरते हैं, यहाँ पे एक नॉब लगा रहता है ऐसा, ताकि उसको खोलेंगे तो यहाँ से सॉल्वेंट आएगा, और यहाँ पे कलेक्टर रहता है जहाँ पे आप कलेक्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे आपके दो सॉल्वेंट्स रहते हैं जो कि इमिसिबल होना चाहिए बेटा, जो कि क्या होना चाहिए, इमिसिबल। तो मैंने यहाँ पे एक ब्लू कलर का दे दिया, यहाँ पे एक ब्लू कलर का सॉल्वेंट दिया, ठीक है, और यहाँ पे मैंने क्या किया, एक ग्रीन कलर का सॉल्वेंट दे दिया। ये देखो क्या होगा, अब हम इसको सेपरेट आउट कर सकते हैं, जैसे मैं नॉब को लूंगी पहले ब्लू कलर का आएगा उसके बाद ग्रीन कलर का, ठीक है। तो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन ऐसा हो जाता है। नेक्स्ट देखो डिस्टिलेशन, डिफाइन डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन कब यूज होता है बेटा, जब आपको लिक्विड्स को सेपरेट आउट करना हो, जब आपको लिक्विड का सेपरेशन करना हो। तो डिस्टिलेशन इज अ मेथड यूज्ड टू सेपरेट लिक्विड्स बेस्ड ऑन देयर बॉइलिंग पॉइंट, बेस्ड ऑन देयर डिफरेंस इन द बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, बेस्ड ऑन द डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट। तो डिस्टिलेशन एक मेथड है विच इज यूज्ड टू सेपरेट लिक्विड्स
लिक्विड को सेपरेट करते हैं बेस्ड ऑन द डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट। जैसे कि हमने अभी देखा सिंपल डिस्टिलेशन एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, क्या था, बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस था तभी तो हम सेपरेट आउट कर पाएंगे। इसमें भी बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस है तभी तो हम सेपरेट आउट कर पा रहे हैं किसको, लिक्विड्स को। तो जब भी आपको लिक्विड को सेपरेट आउट करना है, जब भी आपको लिक्विड को सेपरेट आउट करना है तो आप डिस्टिलेशन का यूज कर सकते हैं, ठीक है, आप डिस्टिलेशन का यूज कर सकते हैं। The state some properties of solvent suitable for crystallization। क्रिस्टलाइजेशन के लिए गुड सॉल्वेंट कौन सा है बेटा, सबसे पहला जो डिसॉल्व हो जाएगा, जो डिसॉल्व हो जाएगा, डिसॉल्व हॉट अच्छे से डिसॉल्व हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद डिसॉल्व वेरी लिटिल सॉल्यूट व्हेन कोल्ड। उसके बाद जो कि कंपाउंड के साथ रिएक्ट ना करे, अच्छे हमको बहुत सुंदर से क्रिस्टल्स दे दे, और जो रिमूव भी इजीली हो जाए, रिमूव भी इजीली हो जाए। These are the good properties of solvent, properties of good solvent, ठीक है, for crystallization, for crystallization। चलो अब देखते हैं टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफीज। सबसे पहले बेटा कौन सा है, कॉलम क्रोमेटोग्राफी। कॉलम क्रोमेटोग्राफी क्या टेक्निक है इसकी, एडसॉर्प्शन पे यूज होता है बेटा। यहाँ पे देखो मैंने आपको बताया था एक ऐसा कॉलम रहता है, एक ऐसा कॉलम रहता है, ठीक है। वहां पे क्या होता है, सबसे पहले तो आप यहाँ पे कॉटन लगाते हो, ठीक है, सबसे पहले आप क्या करते हो, यहाँ पे कॉटन लगा देते हो, लगाया आपने कॉटन यहाँ पे। उसके बाद आप यहाँ पे भरते हो सिलिका जेल। आपने यहाँ पे क्या भरा बेटा, सिलिका जेल भर दिया, जो कि एज अ स्टेशनरी फेज काम करता है, जो कि एज अ स्टेशनरी फेज काम करेगा। तो आपने यहाँ पे सिलिका जेल भर दिया, ठीक है, भर दिया सिलिका जेल। अब जो भी आपने मिक्सचर बनाया है, जिसको आप सेपरेट आउट करना चाहते हो, आपने उसको यहाँ भरा। तो मैं बोल रही हूँ कि मेरे मिक्सचर में बेटा, मेरे मिक्सचर में कौन कौन से सब्सटेंस है, एक रेड बॉल है, एक रेड बॉल है, ठीक है, एक ब्लू बॉल है, एक ब्लू बॉल है, और एक ग्रीन बॉल है। देखो एक रेड बॉल है, एक ब्लू बॉल है, एक ग्रीन बॉल है, ऐसा रेड है, ब्लू है, ग्रीन है, ठीक है। और इसके ऊपर से हमने क्या डाला, हमने सॉल्वेंट डाल दिया। क्या डाला, सॉल्वेंट डाल दिया, जो कि ट्रैवल करेगा, जो कि एज अ मोबाइल फेज एक्ट करेगा, ठीक है। तो ये हमने सॉल्वेंट डाल दिया है। अब क्या होता है बेटा, यहाँ पे देखो क्या होता है, ए बी, क्या होता है, ए बी और सी, ठीक है। अब मान लेते हैं रेड बॉल्स जो हैं, वो रेड बॉल्स इस पिंक वाले सिलिका जेल के साथ टाइटली बॉन्ड बना रही है। जो ये रेड बॉल है वो पिंक वाले के साथ अच्छे से बॉन्ड बना रही है, तो वो ऊपर रह जाएगी, क्योंकि यार वो बॉन्ड बना लिया ना उसने अच्छे से, वो स्टिक ऊपर रह जाएगी। बी वाले ने हल्का हल्का बॉन्ड बनाया, ठीक है। ए वाले ने क्या किया भाई, उसने बहुत स्ट्रॉन्ग बना, यहीं पे रह गई वो, ए वाली यहीं पे रह गई। अब बी वाला जो है बेटा, बी वाला जो है उसने हल्का हल्का बॉन्ड बनाया, तो वो यहाँ पे आ गया। और जो बेटा सी वाला था, जो ग्रीन बॉल्स थे, उन्होंने ना बहुत वीक, मतलब वो इसके साथ बॉन्डिंग ही नहीं कर रही है, तो वो यहाँ पे आ जाएगी, और वो यहाँ से ट्रांसफर होके आपका जो भी बीकर है उसमें आके कलेक्ट होने लग जाएगी। तो बेसिकली किस पे डिपेंड करता है कि यार ए बी सी, जो भी आपका मिक्सचर में ए बी सी कॉम्पोनेंट्स हैं, जो भी कॉम्पोनेंट्स हैं, वो कितना अच्छा बॉन्ड बना रहे हैं इस सिलिका जेल के साथ। अगर उसने बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाया है तो वो ऊपर ही रह जाएगा। अगर उसने थोड़ा सा ऐसी ढीला ढाला सा बॉन्ड बनाया है तो बीच में आ जाएगा, और उसने बिल्कुल ही बॉन्ड नहीं बनाया है तो वो फर्स्ट सेपरेट आउट हो जाएगा। जिसने एकदम वीक बॉन्ड बनाया है वो पहले सेपरेट आउट हो जाएगा, और जिसने स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना के रखा है वो ऊपर ही रह जाएगा। ये होता है बेटा कॉलम क्रोमेटोग्राफी। कॉलम क्यों बोलते हैं, क्योंकि कॉलम में बनाते हैं ठीक है, एक मिनट। चलिए नेक्स्ट इज थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। अब जैसा यहाँ पे है ना, सेम वैसे यहाँ पे होता है, तो लेकिन यहाँ पे प्लेट रहती है, यहाँ पे एक ऐसी प्लेट रहती है और सिलिका जेल इसके ऊपर लगा रहता है, सिलिका जेल इसके ऊपर रहता है। अब यहाँ पे हमने एक बेस लाइन बनाई, यहाँ पे एक बेस लाइन बनाई, और जो भी आपका मिक्सचर है बेटा उसको यहाँ पे हमने स्पॉट किया, उसको यहाँ पे हमने क्या किया, स्पॉट किया, और इसको हमने क्या रख दिया, एक सॉल्वेंट में रखा, एक सॉल्वेंट में रख दिया, ठीक है, ऐसा यहाँ रख दिया। अब क्या होगा, ये सॉल्वेंट ऊपर ट्रैवल करेगा, ये स्पॉट हम दूसरे से करते हैं, ऐसा स्पॉट रहता है बेटा, ठीक है, यहाँ पे। अब ये ट्रैवल करेगा, यहाँ पे देखो ऐसा ट्रैवल करेगा, ट्रैवल किया,
हमें स्पॉटिंग दिखी। अब इसके बाद हम इसको यूवी लाइट में चेक करते हैं। हम इसको यूवी लाइट में चेक करते हैं कि यार हमारा जो कंपोनेंट है वो कहाँ तक पहुंचा है। ठीक है, तो दिस इज थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, दिस इज कॉलम क्रोमेटोग्राफी, और लास्ट इज पेपर क्रोमेटोग्राफी। एक पेपर लिया जाता है, दैट इज वॉटमैन फिल्टर पेपर, दैट इज वॉटमैन फिल्टर पेपर। तो वॉटमैन फिल्टर पेपर में हमने क्या करना है, यहाँ पे फिर से एक बेसलाइन बनानी है। ऐसी होता है, ठीक है, ऐसी होता है, एक बेसलाइन बनानी है। यहाँ पे अपन को अपने सारे कंपोनेंट्स रखने हैं। ये देखो, अरे ये एक जो भी अलग अलग कलर के कंपोनेंट्स है, अपन ने सारे अलग अलग कलर के कंपोनेंट्स रख दिए। यहाँ पे ब्लू वाला रख दिया मैंने, यहाँ पे रेड वाला, ये पिंक वाला रख दिया। ठीक है, अब क्या करेगा बेटा, ये ट्रैवल करेगा। ये जैसे इसको सॉल्वेंट में रखा, जैसे इसको हमने सॉल्वेंट में रखा, ये क्या होगा, ट्रैवल करेगा। सही है, ट्रैवल करेगा ये देखो, यहाँ देखो ऐसा। अब ये ट्रैवल करेगा तो हमें पता चल जाएगा कि यार इसमें से सॉल्वेंट जैसे डाला बेटा अपन ने, इसमें हमने जैसे इसमें सॉल्वेंट डाल दिया, तो मान लेते हैं कि रेड वाला जो है वो सॉल्वेंट के साथ बॉन्ड नहीं कर रहा, सॉल्युबल नहीं है, तो वो यहीं रह जाएगा और बाकी सारे मूव करेंगे अकॉर्डिंग टू द सॉल्युबिलिटीज, कि वो कितना सॉल्वेंट में सॉल्युबल हो जाते हैं, कितना वो सॉल्वेंट में सॉल्युबल होते हैं। तो इसको बोलते हैं पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। क्या बोलेंगे इसको, पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी बोलेंगे। ठीक है, पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी बोलेंगे। Why do band separates in column chromatography? बैंड मतलब जो हमने देखा ना, ए बी सी बैंड अभी सेपरेट कर रहे थे, क्यों होता है, क्योंकि बेटा डिफरेंट कंपोनेंट्स जो होते हैं ना हैव डिफरेंट एड्सॉर्प्शन एफिनिटीज। अलग अलग कंपोनेंट्स की अलग अलग डिफरेंट क्या होती है, सॉल्युबल या फिर एड्सॉर्ब करने की एफिनिटी होती है। सॉल्युबल नहीं, एड्सॉर्ब, क्योंकि हमने इसमें देखा ये जो पहले वाला था, यहाँ देखो ये ए जो था ये अच्छे से एब्जॉर्ब हो गया था इसके ऊपर, इसलिए ऊपर ही रह गया। बी अच्छे से नहीं हो पाया तो बीच में आ गया, और जो सी वाला है बिल्कुल ही नहीं हुआ एब्जॉर्ब, तो वो पूरा नीचे आ गया। समझ गए, पूरा नीचे आ गया। इसलिए डिफरेंट कंपाउंड्स हैव डिफरेंट एब्जॉर्प्शन एफिनिटीज टुवर्ड्स द स्टेशनरी फेज, इसलिए वो अलग अलग तरीके से मूव करते हैं और सेपरेट करते हैं बैंड्स में। ठीक है, इसलिए वो अलग अलग तरीके से मूव करते हैं और सेपरेट करते हैं बैंड्स में। How are colorless compounds visualized in TLC and paper chromatography? हमने पता है, मैंने आपको पहले भी बताया था, यूवी लाइट यूज कर सकते हैं, आयोडीन वेपर्स यूज कर सकते हैं, या फिर स्प्रेइंग रिएजेंट्स का यूज कर सकते हैं। क्योंकि जो आपकी TLC है, ये जो आपकी TLC प्लेट है बेटा, हम इसको नॉर्मली देखते से नहीं बता सकते कि अच्छा आपका स्पॉट यहाँ है कि यहाँ, वो आपको यूवी लाइट में ही दिखने वाला है। ठीक है, वो आपको यूवी लाइट में ही दिखने वाला है। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट इज कंपेयर टीएलसी एंड पेपर क्रोमेटोग्राफी। टीएलसी और पेपर क्रोमेटोग्राफी को कंपेयर करते हैं। टीएलसी क्या है बेटा, यहाँ पे सिलिका जेल यूज होता है। मैंने बताया ना अभी आपको, ये जो प्लेट होती है बेटा, ये सिलिका जेल की बनी होती है। ठीक है, एक साइड स्मूथ होता है, एक साइड रफ होता है। यहाँ पे पेपर वॉटमैन फिल्टर पेपर यूज किया जाता है। यहाँ पे सेपरेशन जल्दी हो जाता है और यहाँ पे थोड़ा थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, थोड़ा टाइम लगता है। यहाँ पे आपको अच्छे से स्पॉटिंग दिख जाती है, अच्छे से आपको स्पॉटिंग दिख जाती है। कहाँ है, इसका थोड़ा सा हमको इफेक्टिव, उतना इफेक्टिव नहीं है। ठीक है, ये ज्यादा एक्यूरेट है। टीएलसी इज मोर एक्यूरेट एंड पेपर क्रोमेटोग्राफी थोड़ा सा लेस एक्यूरेट होती है। ठीक है, थोड़ा सा लेस एक्यूरेट होती है। क्लियर है, समझ में आ गया आपको, समझ में आ गया कि टीएलसी में क्या होता है, एक प्लेट होती है जिसमें क्या होता है, सिलिका जेल लगा रहता है। तो सिलिका जेल यहाँ पे यूज होता है, पेपर में यहाँ पे यूज होता है फिल्टर पेपर, वॉटमैन फिल्टर पेपर यूज किया जाता है। वॉटमैन फिल्टर पेपर को यूज किया जाता है। इसमें सेपरेशन जल्दी हो जाता है और इसमें धीरे धीरे सेपरेशन होता है। यहाँ पे अच्छा रिजोल्यूशन मिल जाता है, यहाँ पे कम रिजोल्यूशन मिलता है और ये ज्यादा एक्यूरेट है। टीएलसी ज्यादा एक्यूरेट है rather than पेपर क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, क्लियर है, ओके। तो यार ये थे बहुत सारे क्वेश्चंस रिलेटेड टू सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री भी और रिलेटेड टू सम एनालिटिकल टेक्निक्स, क्योंकि ये आपका चैप्टर इंपॉर्टेंट है बेटा। जो सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री है वो तो आपकी सीईटी के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन, ये अपना मोलैरिटी, ये सब सारे के सारे क्वेश्चंस आते हैं। एम्पेरिकल फॉर्मूला, परसेंटेज कॉम्पोजिशन,
सारी चीजें मैंने आपको यहाँ पे डिस्कस करके बताई, वो भी एकदम डिटेल में। ठीक है, तो आज का वीडियो कैसा लगा मुझे फटाफट से कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मैम हमको बहुत ही अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो गई हैं सारी की सारी चीजें। तो मैं आपके कमेंट्स जरूर पढ़ूंगी। और अगर आपको MHT CET के लिए बुक्स खरीदनी है तो बेटा तत्व बुक आ चुकी है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां जाके आप परचेस कर सकते हो। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और बायोलॉजी की बुक्स है, जस्ट फॉर ₹1800 आपको मिल जाएगी। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। साथ ही बेटा नीव बैच और शौर्य बैच चल रहा है, जो कि प्राइम, देखो उसका प्राइम बैच जो है वो आपको मिलेगा 3499 में, और 2 ईयर का बैच जो है वो है 6499 में। इसके साथ ही इन्फिनिटी बैच जो चल रहा है वो आपको इतने प्राइस में मिल जाएगा फॉर 1 ईयर, और इन्फिनिटी प्लस आपको मिलेगा फॉर 1 ईयर इतने प्राइस में, और 2 इयर्स फॉर इतने प्राइस में। क्लियर है? अगर मैं बात करूं मौर्य बैच जो चल रहा है क्लास 12 वालों के लिए, तो बेटा क्लास 12 के लिए फॉर 1 ईयर आपको मिलेगा 2999 में। इन्फिनिटी में आपको क्या मिलेगा, बैच और बुक्स दोनों मिल जाएंगी, और इन्फिनिटी प्लस में आपको बैचेस, बुक्स और पर्सनल मेंटर्स भी मिलेंगे। पर्सनल मेंटर्स भी आपको मिलने वाले हैं। एक IVSAT का स्कॉलरशिप टेस्ट है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। उस टेस्ट को आप दोगे तो आपको 90% तक की स्कॉलरशिप मिल सकती है। तो जल्दी से आप फटाफट से वो टेस्ट दे दो, उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साथ ही अगर मैं आपसे डिस्कस करूं वेदांतु के रिजल्ट जो कि है MHT CET के, तो ओवर 8 स्टूडेंट्स स्कोर्ड अबव 99.99 परसेंटाइल। साथ ही ये है बेटा JEE मेंस 2026 के रिजल्ट, जो कि बहुत शानदार है। फिजिक्स में देखो 100 आउट ऑफ 100, और इनके आए हैं 99.99 परसेंटाइल। साथ ही ये है आपके JEE एडवांस 2026 के 2025 के रिजल्ट, 120 आउट ऑफ 120 इन मैथ्स। साथ ही नीट का रिजल्ट, ओवर 1400 स्टूडेंट्स फ्रॉम वेदांतु हैव क्वालिफाइड नीट एग्जामिनेशन ऑफ 2025। और साथ ही बेटा ये है वेदांतु के ऑफलाइन सेंटर्स, पूरे पुणे में भी आपको मिल जाएंगे, और महाराष्ट्र में भी आपको डिफरेंट लोकेशंस पे मिल जाएंगे। तो अगर आपके फैमिली फ्रेंड्स अलग अलग जगह लोकेशन पर रहते हैं और उनको वेदांतु ज्वाइन करना है ऑफलाइन सेंटर्स पे, तो यहाँ जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। देखो पुणे में है PCMC, पुणे में आपको वहां पे मिल जाएगा PCMC, स्वरगेट, औंध, सिंहगढ़। अमरावती, महाराष्ट्र में देखो अमरावती, बुल्डाना, नागपुर, अहिल्यानगर और जलगांव। ये है वेदांतु के ऑफलाइन सेंटर्स, जहां पे आप जा सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। अगर आपको ऑनलाइन दिक्कत जा रही है तो आप ऑफलाइन सेंटर्स में भी, वहां पे भी बहुत सारे एक्सपीरियंस टीचर्स हैं जो आपकी पढ़ाई को एकदम इजी पीजी बना देंगे, और ऑफलाइन सेंटर्स जाके आप 90% तक की स्कॉलरशिप को भी अवेल कर सकते हैं। तो यार है ना ये एकदम मजेदार वाली बात। जल्दी से मुझे कमेंट करके बताएंगे कि मैम आज का सेशन था बहुत अच्छा, आज का जो वीडियो था हमें बहुत अच्छे से समझ में आ गया, मैंने आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा दिए, तो आपका चैप्टर भी रिवाइज हो गया होगा और आपको क्वेश्चन भी प्रैक्टिस हो गई होगी। ठीक है, तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।